यार सुना उर्दू को थोड़ा अमन कुमार अपना ऑडियो करें। Good morning, everyone. चलिए कंटिन्यू करते हैं लास्ट क्लास से आगे। 3 स्टोरेज क्लास अपन ने कवर अप कर ली थी। आज बात करते हैं बाकी बची हुई 2 स्टोरेज क्लासेस के बारे में। ओके, तो स्टोरेज क्लास नेम सेम टेबल, डिफॉल्ट वैल्यू, that is the second thing. Third is memory location, स्टोर कहाँ होंगे ये मेमोरी में। Fourth was scope and fifth was lifetime. सेम पांचों बातें बाकी की स्टोरेज क्लासेस पे भी अपन देखते हैं। अब आती है स्टोरेज क्लास ग्लोबल, जिसके लिए मैंने कहा था कोई कीवर्ड नहीं है। आपके डिक्लेरेशन प्लेस को देखकर कंपाइलर डिसाइड करता है कि वेरिएबल को लोकल मानना है कि ग्लोबल मानना है। सो स्टोरेज क्लास नंबर 4 इज ग्लोबल। ये किनको अलॉट होती है? दिस इज द स्टोरेज क्लास allotted to those variables / functions which are declared outside functions के लिए कुछ और भी होता है, तो इसको हटा रहा हूं मैं फिलहाल। which are declared outside any block or function। कोई भी वेरिएबल्स जो किसी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करे जाएंगे, वो सारे वेरिएबल्स को कंपाइलर जो स्टोरेज क्लास अलॉट करेगा वो कौन सी है? वो है ग्लोबल। ग्लोबल के बारे में बाकी सारी बातें बहुत सिंपल हैं। इनकी डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा आपको 0 मिलेगी, राइट। इनकी मेमोरी में लोकेशन अनइनिशियलाइज्ड बीएसएस में होगी, अनइनिशियलाइज्ड सेगमेंट में होगी अगर आपने इनिशियलाइज नहीं करा है, और अगर करा है तो and if we have initialized them, then they will go to initialized segment। ये जाएंगे initialized segment में, that is called initialized BSS। ठीक है। नेक्स्ट, स्कोप इनका क्या है? बहुत ही सिंपल है।
आप इन्हें प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, एनीवेयर इन द प्रोग्राम, राइट। और लाइफ टाइम भी इनकी थ्रू आउट द प्रोग्राम है, मतलब जब तक प्रोग्राम चलेगा कंपाइलर इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं होने देगा। So throughout the program, their life will persist. ये है कहानी रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल। सिंपल है, आई डोंट थिंक कोई डाउट इसमें होगा, हो तो फिर भी पूछ लीजिए। नहीं, ग्लोबल लिख नहीं सकते हैं नमन। ग्लोबल नाम से कोई कीवर्ड C++ में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने कहा से प्लेस ऑफ डिक्लेरेशन को देखकर आप समझते हैं। सेकेंड फाइल में एक्सेस, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सेकेंड फाइल में एक्सेस, लेकिन उसके कुछ नियम कायदे हैं, वो अभी देखते हैं। ये क्लियर हुई बात, समझ आया? चलिए अब आते हैं सबसे टिपिकल स्टोरेज क्लास पे, एंड दैट इज, हाँ वैल्यू अपडेट होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक जगह से वैल्यू चेंज करेंगे दूसरी जगह दिखेगा इसका इफेक्ट। प्रैक्टिकल कर लें, चलिए इसका भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ग्लोबल तो सिंपल है ना, आपने मेन के ऊपर डिक्लेयर करा, 3 फंक्शन बनाए, तीनों में जाकर उसमें कोई चेंजेस करे तो जो चेंज आप एक फंक्शन में करेंगे वो दूसरे को मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। हाँ, तो जब आप कॉल करेंगे तो जिस ऑर्डर में ये ब्लॉक चलेंगे उस ऑर्डर में वैल्यू ओवरराइट होगी। आप जिस ऑर्डर में ब्लॉक बनाते हो जरूर थोड़ी उस ऑर्डर में वो ब्लॉक चलेंगे, ब्लॉक मतलब फंक्शन। चलिए समझिए, ये हमारे पास वेरिएबल है जिसे मैंने डिक्लेयर करा हुआ है ग्लोबल एरिया में, एंड आई हैव डिक्लेयर्ड द वेरिएबल, लेट्स से बाय द नेम ऑफ a इनिशियलाइज विद 10। ये मेरे पास एक फंक्शन है f1, ये मेरे पास एक फंक्शन है f2। मैं मेन से f1 f2 दोनों को कॉल करता हूं, दिस इज कॉल्ड टू f1, दिस इज कॉल्ड टू f2, ठीक। और दोनों को कॉल करने के बाद एक एक बार a की वैल्यू को प्रिंट करता हूं। नाउ a इज %d, a। In fact, now की जगह after calling f1, a is %d \n, और यहां मैंने कर दिया after calling f2, after calling f2, a is %d, ठीक है। और ये मेरा वेरिएबल a को एक्सेस करने का स्टेटमेंट f1 में है, printf inside f1 a is %d, a, और इसने कर दिया a को फिर प्लस प्लस, और ऐसा ही कुछ f2 ने भी करा है, उसने भी a को एक्सेस करा है, लेकिन आफ्टर डूइंग दैट उसने भी a को कर दिया है प्लस प्लस। ये कोड है मेरा, ठीक है। अब क्या आएगा आउटपुट बताइए। सबसे पहले f1 कॉल हो रहा है, क्या दिखाएगा f1, जल्दी जल्दी बोलिए, f1 क्या दिखाएगा? गुड, f1 अपन को आउटपुट में दिखाएगा इनसाइड f1 a is 10, फिर वो a को क्या कर देगा 11। तो मेन में लौटेंगे तो क्या दिखेगा आपको, मेन में लौटेंगे तो क्या दिखेगा 11। फिर f2 कॉल होगा, f2 को क्या नजर आएगा, f2 को नजर आएगा, वेरी गुड, फिर से 11। फिर f2 उसको कर देगा 12, मेन में लौटेंगे तो दिखेगा आपको 12। ये इस कोड के 4 आउटपुट आपको नजर आएंगे, राइट। इनसाइड f1 a10 है, आफ्टर कॉलिंग f1 a11 हो गया है, इनसाइड f2 a11 है, आफ्टर कॉलिंग f2 a12 हो गया है। तो आप हर जगह से एक्सेस कर पा रहे हैं, एक जगह चेंज कर रहे हैं तो दूसरी जगह वो चेंज
रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। करेक्ट? चलें आगे। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड एंड ग्लोबल वेरिएबल? एक ही डिफरेंस है नम्रता, स्टैटिक वेरिएबल अपनी फाइल के बाहर एक्सेस नहीं होगा, ग्लोबल वेरिएबल अपनी फाइल के बाहर एक्सेस हो जाएगा। मैं इस वेरिएबल ए को दूसरी फाइल में भी एक्सेस कर सकता हूं, जहां मैं इस फाइल को यूज करूंगा एज अ सेकेंड हेडर फाइल, लेकिन स्टैटिक लिख दूंगा इसके आगे तो वो दूसरी फाइल में एक्सेस नहीं होगा। बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में। चलिए आगे बढ़िए। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे, and that is the discussion regarding the next very important storage class, which is called extern. ठीक है, extern को समझने के लिए मैं कोड लिख के आपको दे रहा हूं, मुझे उसका आउटपुट बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फिर हम extern के बारे में बातचीत करेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैंने मेन के ऊपर ए को डिक्लेयर करा और मेन के अंदर ए को प्रिंट करा बाय राइटिंग a is %d, a followed by our regular statement return 0, और ये F1 F2 कुछ नहीं है। बताइए क्या आएगा आउटपुट? 10 आएगा, है ना? सिंपल सा केस है, तो विदाउट डाउट 10 आ जाएगा। आप सपोज करिए ये ए मैंने यहां से हटाकर यहां डिक्लेयर कर दिया, क्या ये ग्लोबल एरिया है? ग्लोबल तो वही होता है ना जो फंक्शन के बाहर होती है, ये ग्लोबल नहीं है, ये लोकल है। आपको ऐसा लग रहा है? ये एरिया आपको लोकल लग रहा है जो आप में से नो कह रहे हैं? डेफिनेटली ये भी ग्लोबल एरिया ही तो है, बट जब आप इस कोड को चलाएंगे तो आउटपुट क्या आएगा? 10 के गार्बेज। आउटपुट क्या आएगा? 10 आएगा कि गार्बेज? प्रियांशु का कहना है गार्बेज। प्रियांशु कैसी बातें कर रहे हो? ये कंपाइल भी नहीं होगा, ना 10 ना गार्बेज। आप अपने प्रोग्राम में जब ए को यूज करेंगे तो आपको मैंने सिखाया था, बताया था, सीसी प्रोसेस के कंपाइलर की आदत होती है, वो कोई भी चीज देखते हैं तो उसका डिक्लेरेशन ढूंढने कहाँ जाते हैं? उसका डिक्लेरेशन ढूंढने ऊपर की तरफ जाते हैं, जहां आपने यूज करा उससे ऊपर जाते हैं। तो क्या कंपाइलर को इस लाइन से ऊपर ए कहीं डिक्लेयर हुआ हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो नोटिस करिए वो आपको एरर देगा ना, ए इज अनडिक्लेयर्ड। पढ़िए ध्यान से। जबकि आपने ए को बकायदा प्रोग्राम में डिक्लेयर करा है, लेकिन कंपाइलर को ये नहीं दिख रहा है। कंपाइलर आपको अभी भी बोल रहा है कि ए आपने डिक्लेयर ही नहीं करा है, क्योंकि कंपाइलर की आदत है, आप जहां यूज करते हैं वो उसके ऊपर वेरिएबल को सर्च करता है। आर यू गेटिंग दिस? राइट? अब आप कंपाइलर को कैसे इन्फॉर्म करेंगे, आप कंपाइलर को कैसे बताएंगे अपनी तरफ से कि ये जो ए है ये वाला ए है जो हमने नीचे की तरफ डिक्लेयर करा है? अगर आपको लगता है सर मैं इंट ए लिखकर बताऊंगा, ऐसे लिख दूंगा मैं, तो आप गलती कर रहे हैं। ऐसा करने पर प्रोग्राम चल तो जाएगा, लेकिन ये 2 ए बन जाएंगे। 2 ए कैसे बन जाएंगे? एक बन जाएगा मेन का लोकल ए और एक बन जाएगा ग्लोबल ए। क्या कोड अब चलेगा? हाँ चलेगा, लेकिन आउटपुट इस ए की वैल्यू आएगी, जो आपको याद होगा कुछ भी हो सकती है एट रैंडम, एनी गार्बेज वैल्यू। तो अब चलाइए, कोड चलेगा, लेकिन आपको 10 नहीं मिल रहा है। नोटिस करिए 0 मिल रहा है, जो इस अंदर वाले ए की गार्बेज वैल्यू है, जबकि हमें तो ये वाला ए चाहिए विच इज 10। तो हम कैसे इन्फॉर्म करें कंपाइलर को कि भाई इस ए को इस ए के साथ कनेक्ट करो, इस ए को गौर से सुनिएगा, इस ए के साथ कनेक्ट करो? तो ये करने के लिए सी लैंग्वेज हमें एक कीवर्ड देती है जिसका नाम होता है एक्सटर्न। राइट? अब आप लास्ट लेक्चर में मेरे से, आप में से कोई पूछ रहा था सर डिक्लेरेशन क्या होता है और डेफिनेशन क्या होती है, तो गौर करिए ये जो आपने लिखा है ना एक्सटर्न INT A, ये कहलाएगा ए का डिक्लेरेशन कर रहे हैं आप कंपाइलर को ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है मैं इसे डिक्लेयर यहां पर कर रहा हूं, लेकिन ये डिफाइन कहां पर है? जल्दी जल्दी बोलिए, ये डिफाइन कहीं और है। दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। ये कंपाइलर को आप ये बोल रहे हो कि चलो तुम इसके बारे में ज्यादा परेशान मत हो, आप कंपाइलर से कह रहे हो तुम इसके बारे में ज्यादा परेशान मत हो, ये कहीं ना कहीं डिक्लेयर्ड है, कहीं ना कहीं डिफाइंड है, मुझे इसको यूज करने दो। फिर सुनिए मैं आप कंपाइलर से क्या
हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। एक्सटर्न INTA लिखकर आप कंपाइलर से कह रहे हैं कि तुम परेशान मत हो, इस वेरिएबल को मत सर्च करो, ये वेरिएबल कहीं ना कहीं प्रोग्राम में डिफाइंड है, तुम बस मुझे इस वेरिएबल को यूज करने की परमिशन दे दो। तो कंपाइलर एक्सटर्न लगा हुआ जब देखेगा तो क्या नहीं करेगा? जांच पड़ताल नहीं करेगा, खोजबीन नहीं करेगा, सर्चिंग नहीं करेगा, इस बात पे विश्वास कर लेगा कि ये वेरिएबल कहीं ना कहीं प्रोग्राम में डिक्लेयर्ड है और आप उससे परमिशन मांग रहे हैं कि आपको उस वेरिएबल को यूज करने की परमिशन दी जाए। इज इट क्लियर? नहीं, बहुत सारी जगहों पर है। ये एक एग्जांपल था, और भी एग्जांपल्स हैं जहां एक्सटर्न यूज होगा। दिस इज नॉट द ओनली प्लेस जहां एक्सटर्न की जरूरत आपको पड़ेगी, बट दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। राइट, अब जब आप ऐसा करेंगे तो कंपाइलर समझ जाएगा कि आप कंपाइलर से कह रहे हैं ए इज डिक्लेयर्ड समवेयर एल्स, लेट मी यूज ए, और उसकी डेफिनेशन कहीं और है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये एक्सटर्न इंट ए क्या है, तो ये कहलाएगा डिक्लेरेशन। और इंट ए इक्वल टू 10 क्या है, ये ए की कहलाएगी डेफिनेशन। आई रिपीट माई वर्ड्स अगेन, ये क्या है एक्सटर्न इंट ए, ये कहलाएगा ए का डिक्लेरेशन। ये क्या है इंट ए इक्वल टू 10, ये कहलाएगी ए की डेफिनेशन। अच्छा, और अगर हम यहाँ एक्सटर्न नहीं लगा रहे थे तो क्या हो रहा था? अगर हम यहाँ एक्सटर्न नहीं लगा रहे थे तो फिर ए की दो डेफिनेशंस हो रही थी, एक लोकल ए डिफाइन हो रहा था, एक ग्लोबल ए डिफाइन हो रहा था। और क्योंकि लोकल की प्रेफरेंस ग्लोबल से ज्यादा होती है तो आपको प्रिंटएफ में लोकल की वैल्यू मिल रही थी, जो हाल फिलहाल गार्बेज के तौर पे 0 थी, कुछ और भी हो सकती थी। लेकिन अगर आपने एक्सटर्न बोला तो कंपाइलर फिर आपकी बात पे विश्वास करके नया ए नहीं बनाएगा। तो अब कितनी बाइट रिजर्व होंगी? अब 4 ही बाइट रिजर्व होंगी। पहले कितनी हो रही थी जब यहाँ एक्सटर्न नहीं था? तो 8 बाइट रिजर्व हो रही थी पहले, 2 ए बन रहे थे। अब ये सेम ए है, कंपाइलर विश्वास कर लेगा आपकी बात पे कि ये वही वाला ए है जो कहीं पे आपने कर रखा है डिफाइन। अब क्या आउटपुट आएगा रन करने पर? अब आउटपुट वही आएगा जो आपको चाहिए, दैट इज यू विल गेट दी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए विच इज 10। समझ आया? आई बात समझ? ये एक एग्जांपल है एक्सटर्न का यूटिलाइजेशन समझने के लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है विवेक। अगर मैंने डिफाइन नहीं करा तो कोड ब्लॉक्स में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में आएगी लिंकर एरर। कोड ब्लॉक्स में तो अभी रेड कलर का बॉक्स आ जाएगा, चेक करिए, दिख रहा है नीचे रेड कलर का बॉक्स। लेकिन ये जो एरर है कौन सी एरर है? दिस इज कॉल्ड लिंकर एरर, इट्स नॉट कंपाइलर एरर। राइट, देखिए यहाँ लिखा हुआ आना भी चाहिए कहीं ना कहीं, ग्लोब बॉक्स में एरर की डिटेल्स छुपा लेता है ना। इट्स एक्चुअली लिंकर एरर जो आपको लिंकर की तरफ से बताई जा रही है। ओके, कंपाइलर ने आपकी बात पे विश्वास कर लिया है। कैसा विश्वास? कंपाइलर ने आपकी बात पे विश्वास कर लिया है। कैसा विश्वास? ये विश्वास कि कहीं ना कहीं ये ए बना होगा। लेकिन इस गलती को पकड़ेगा कौन? इस गलती को पकड़ेगा लिंकर। दिस इज कॉल्ड लिंकर एरर। राइट, तो अगर आपने एक्सटर्न नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करा लेकिन आपने उसको प्रॉपरली कहीं डिफाइन नहीं करा है तो क्या कोड चलेगा? तो जवाब है हाँ चलेगा, लेकिन लिंकर एरर देकर बंद हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? नहीं बना सकते अब एक और लोकल वेरिएबल। अब यहां पर यही वाला ए यूज होगा। ओके, जब आपने बोल दिया एक्सटर्न इंट ए तो फिर दोबारा इंट ए नहीं होगा। कोई एक बनाइए, या तो इंट ए बनाइए या एक्सटर्न इंट ए बनाइए। एक स्कोप में दो वेरिएबल सेम नाम से कैसे डिक्लेयर हो सकते हैं? चलें आगे। कोई प्रेफरेंस नहीं होता है अदनान, वो जरूरत पे डिपेंड करता है। ये कौन सा सवाल हुआ प्रेफरेंस किसकी ज्यादा होगी? प्रेफरेंस थोड़ी होती है, वो तो जरूरत पे डिपेंड करता है। तुम बताओ सबसे बढ़िया डेटा टाइप कौन सी है सी में? बताओ, इतनी सारी डेटा टाइप है, प्रेफरेंस किस डेटा टाइप की होनी चाहिए अदनान? बताओ, कौन सी डेटा टाइप तुम यूज करना प्रेफर करोगे हमेशा? हर प्रोग्राम में तुम उसी को यूज करो, ऐसी कौन सी डेटा टाइप है? तो फिर स्टोरेज क्लास भी एज पर नीड है, उसमें प्रेफरेंस कहां से आ जाएगी? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई बात एक्सटर्न के एक एग्जाम्पल की। अब एक्सटर्न का मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, एक्सटर्न का दूसरा प्रॉपर यूज अपन देख रहे हैं, एक्सटर्न और कैसे यूज करा जाता है। तो उसके लिए इस डेमोन्स्ट्रेशन को ध्यान से समझें।
इमेजिन करिए, नहीं रुद्रेश, एक्सटर्न इंट ए इक्वल टू 10 नहीं कर सकते। जब आप इसको डिफाइन करेंगे तब आप इसको इनिशियलाइज नहीं कर पाएंगे। एक्सटर्न आपको सिर्फ डिक्लेयर करने को देगा, अगर आप उसमें वैल्यू असाइन करेंगे तो उस वक्त नहीं कर पाएंगे, बाद में भले ही कर लीजिए, लेकिन एट द टाइम ऑफ राइटिंग नहीं हो पाएगा। आ रहा है समझ? वो भी देख लीजिए। यहां मैंने कहा इंट ए इक्वल टू 10, ठीक है। ऊपर मैंने कहा एक्सटर्न इंट ए इक्वल टू 20। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कंपाइलर को? मैं एक बार में दो चीजें बोलना चाह रहा हूं। मैं कंपाइलर को ये भी बोलना चाह रहा हूं कि ये वेरिएबल कहीं पे डिक्लेयर्ड है, कहीं पे डिफाइंड है, और अभी मैं इसकी वैल्यू करना चाह रहा हूं 20। तो जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा आई विल गेट एन एरर। इस वक्त कंपाइलर मुझे इस बात की परमिशन नहीं देगा। तो फिर कैसे देगा? तो फिर देगा मुझे a इक्वल टू 20 ऐसे कर लीजिए, तो कंपाइलर आपको परमिट कर देगा, तो आपको 20 मिल जाएगा। लेकिन आप डिक्लेयर करते वक्त उसको वैल्यू नहीं दे पाएंगे। समझ आ रहा है? क्योंकि कंपाइलर को विश्वास नहीं है कि ये कहीं पे होगा भी कि नहीं होगा। उसने आपकी बात मान तो ली है, लेकिन जब तक कोड रन ना हो जाए तब तक वो वैल्यू सेट नहीं करने देगा। दैट इज व्हाई एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आप एक्सटर्न को इनिशियलाइज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल 10 ओवरराइट हो रहा है 20 से। जब आप a इक्वल टू 20 लिखेंगे, अब 10 खत्म, अब 20 हो जाएगा। बिल्कुल किसी दूसरे फंक्शन में कर सकते हैं। अगर आपको इसको एक्सेस करना है F1 में तो करिए, और F1 में एक्सेस करने के लिए आपको कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है कुछ कहने की जरूरत? क्योंकि F1 के लिए तो A ग्लोबल है ना। क्या बोलते हैं? F1 के लिए तो A ग्लोबल हो गया ना। लेकिन इमेजिन करिए ये F1 यहाँ होता, सपोज करिए इधर होता, और F2 यहाँ पर होता, तो अब बताइए क्या करना पड़ता? अब आपको F1 में A एक्सेस करने के लिए भी कहना पड़ता एक्सटर्न इंट A। F1 को भी बताना पड़ता कि एक A ऐसा है जो कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर डिक्लेयर या डिफाइन करा गया है, लेकिन F2 को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ आ रहा है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। क्लियर हुआ? ठीक है, अब आप यहाँ कॉल कर लीजिए, F1 कॉल कर लीजिए, F2 कॉल कर लीजिए, सभी आपको A की वैल्यू प्रिंट करके दे देंगे। नोटिस करिए तीनों ने आपको A की वैल्यू प्रिंट करके स्क्रीन पे दिखा दी। क्लियर? तो F2 के लिए आपको एक्सटर्न कहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है F2 के लिए एक्सटर्न कहने की आवश्यकता? क्योंकि F2 के लिए A ऑलरेडी ग्लोबल है। नहीं बना सकते कुंदन, बोलता हूं बार बार, तुम तीसरी बार ये सवाल पूछ रहे हो, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं, लोकल ब्लॉक्स के अंदर सेम नाम के दो वेरिएबल नहीं डिक्लेयर हो सकते। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको ये बात। एक ही ब्लॉक के अंदर दो वेरिएबल सेम नाम के कहां से डिक्लेयर कर लोगे तुम? एक्सटर्न इंट ए भी बोलोगे, इंट ए भी बोलोगे, कंपाइलर को कैसे समझाओगे? अब जब आप इसको चलाएंगे, ये आपको मेन में ए मिल जाएगा 20, F1 और F2 के अंदर भी ए की वैल्यू मिल जाएगी 20। आदित्य एग्जैक्ट डाउट पूछिए क्या है आपका? अनम्यूट कीजिए और एग्जैक्ट डाउट पूछिए। क्या रिपीट करूं मैं? क्या नहीं समझ में आया इसमें आपको? अनम्यूट कर रहा हूं मैं, आपको बताएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर F1 के लिए हमें दोबारा उसको क्यों डिक्लेयर करना पड़ेगा कहाँ एक्सटर्न? डिक्लेयर्ड है ये? F1 के ऊपर है कि F1 के नीचे है ये ए? सर ये वाला तो ग्लोबल वेरिएबल होगा ना, इंट ए इज कैसे हो गया ग्लोबल? किसके लिए ग्लोबल होगा ये? सबके लिए। अगर ये ग्लोबल है तो फिर मेन के लिए क्यों नहीं है ग्लोबल? मेन में क्यों लिखना पड़ा अपन को? सर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, यही सब ग्लोबल किसको बोलते हैं? जो बाहर डिक्लेयर्ड हो। एग्रीड। और किसके लिए ग्लोबल होता है? वो सबके लिए? यस सर। नहीं, यही यस सर गलत बोल दिया आपने। वो उनके लिए ग्लोबल होता है जो उसके नीचे डिफाइंड है। जो उसके ऊपर डिफाइंड है वो उनके लिए ग्लोबल नहीं होता है। अगर ऐसा है, अगर आपकी बात में मान लूं, तो ए तो ग्लोबल है ना, फिर हमें ये लाइन क्यों लिखनी पड़ रही है आदित्य? क्यों लिखना पड़ रहा है मुझे एक्सटर्न इंट है यहाँ पर? बताएं। आपकी बात, आपके प्रिंसिपल्स पे अगर चलूं तो ए तो ग्लोबल हो गया। अगर ए ग्लोबल हो गया तो फिर मुझे यहाँ ए दोबारा क्यों लिखना पड़ रहा है एक्सटर्न इंट है? ये प्रोग्राम जो मैंने बनाया वो आपके समझ में आया कि वो भी नहीं आया आपके? आ गया सर समझ। क्या समझ में आया बताओ? जो पहला एग्जाम्पल था वो आपने क्या समझा? लेट मी नो। ये कोड में क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्यों इस कोड में मुझे मेन में ए नहीं मिल रहा है अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता हूँ तो? सर क्योंकि समझाइए। हमने मेन के बाद उसको डिक्लेयर किया और
कोई भी प्रोग्राम जब कंपाइल होता है तो सबसे पहले वो मेन से स्टार्ट करता है और अगर उसके ऊपर उसको क्या 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 डिक्लेरेशन क्या मिलता है वापस बोलो वापस बोलो वापस बोलो। कोई भी प्रोग्राम कंपाइल होता है तो मेन से स्टार्ट होता है। मेन से कंपाइल होना स्टार्ट होता है ना सर। ये किसने पढ़ा दिया बेटा आपको कि प्रोग्राम मेन से कंपाइल होता है? ये कहाँ पढ़ा आपने? किसी ने बोला, किसी ने बताया आपको ये, या आपने खुद सोचा? नहीं सर, ये कॉलेज में पढ़ा था मैंने। ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी गलती कॉलेज में कोई नहीं कर सकता। और अगर ऐसा है तो यकीन मानना अगली बार क्लास मत पढ़ना उस बंदे की जिसने कॉलेज में ये बताया है कि मेन से कोड कंपाइल होता है। कोड फर्स्ट लाइन से कंपाइल होता है, मेन से रन होता है। प्रोग्राम कभी मेन से कंपाइल नहीं होता है, राइट? रन Yes, होता sir. है मेन से, कंपाइल फर्स्ट लाइन से होता है। और मैं जो पूछ रहा हूँ उसका तो आंसर कंपाइल और रन से है ही नहीं। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब ये है कि जब कंपाइलर कोड कंपाइल करता है, चाहे कहीं से भी करे, आपके कॉलेज के हिसाब से मेन से करे, लेकिन एक्चुअल में प्रोग्राम फर्स्ट लाइन से कंपाइल होता है। तो जब कंपाइलर को कोई नई चीज दिखती है तो कंपाइलर की आदत है वो इस नई चीज को ढूंढने, सर्च करने, जहां आपने यूज करा है। कौन सी लाइन पे यूज कर रहा है दीदी बताओ? लाइन नंबर 6 पे। 6 पे। कंपाइलर की बहुत गंदी आदत है C++ में कि वो लाइन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 में जाकर ए को नहीं ढूंढेगा। वो लाइन नंबर 1 से 6 के बीच में ए को ढूंढेगा। और जब ओके उसे 1 से 6 के बीच में ए नहीं मिलेगा तो बोल देगा अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल ए, जैसा हमारे साथ अभी हो रहा है। ओके ठीक सर। है? तो फिर यस अब सर। हम कंपाइलर को कैसे बताएं कि ए नीचे की तरफ डिफाइंड है, ऊपर डिफाइंड नहीं है? या मान लो इस फाइल में ही ए नहीं होता, क्या संभव था ये ए यहाँ ना होकर किसी दूसरी फाइल में होता? था, बिल्कुल था। मैं यस किसी सर। और फाइल में ए बना लूं तो कंपाइलर को मैं कैसे विश्वास दिलाऊंगा कि भाई यहाँ नहीं, कहीं और किसी और फाइल में ए है? तो जब कंपाइलर को यूज होता हुआ वेरिएबल डिफाइन होता हुआ नहीं दिखता है तो हमें उसको ये बोलना पड़ता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, ये वेरिएबल मैंने कहीं ना कहीं डिफाइन करा हुआ है, तुम तो मेरी रिक्वेस्ट पास करो और मुझे ए को यहाँ पर यूज करने दो। फिर सुनिए, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। एज अ प्रोग्रामर आप कंपाइलर से बोल रहे हैं ज्यादा परेशान मत हो, इसको मैंने कहीं ना कहीं डिफाइन कर दिया है, ये भी आप उसको बोल रहे हैं। तुम तो मेरी रिक्वेस्ट मानो और मुझे इसे यूज करने दो। तो अब वो आपको इसे यूज करने देगा। ठीक है? यस ये तो सर। समझ आ ही गया था आपको। आपको डाउट हो रहा था F1 में क्यों करना पड़ रहा है। यस अब सर, आ ये जाइए आ F1। गया अब समझ। F1 में आ क्यों गया? यूज करना है। अब यस सर। F1 के अंदर भी अगर मैं printf को लिखता हूँ तो कंपाइलर है ना, अपनी आदत छोड़ेगा थोड़ी। अब जब उसे F1 में a दिखेगा तो वो a को ढूंढने जाएगा। अब आप ये भी मत बोलना कि सर अब तो a उसे मेन में मिल रहा है ना, नहीं। जब वो a ढूंढेगा तो F1 के अंदर ढूंढेगा या ग्लोबल एरिया में ढूंढेगा, मेन में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको लगता है मेन के अंदर की चीजें मेन के लिए हैं, सबके लिए थोड़ी ना है। यस तो सर। अब अगर मैं F1 में a को यूज करूंगा और मैं यहाँ से F1 को कॉल करता हूँ तो नोटिस करिए जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा कंपाइलर मुझे बोलेगा भाई अब कौन से एक ही बात आप कर रहे हो। फिर मुझे उसे याद दिलाना पड़ेगा, अरे मैंने तुम्हें कहा तो था ए कहीं ना कहीं डिफाइंड है, मुझे यूज करने दो। फिर कहना पड़ेगा एक्सटर्न इंट है, तो बोलेगा अच्छा ठीक है, आपकी बात पे मान लिया मैंने, आपकी बात पे विश्वास कर लिया, जाओ यूज करो। अब आप उसे यूज करोगे, दोनों जगह आपको ए की वैल्यू, सॉरी ये क्या हुआ, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है क्या? प्रोग्राम कभी पुराना आउटपुट देता है? होता है ना, कुछ बच्चे पूछ रहे थे, देखिए मेरे साथ भी हो रहा है। मैंने कोड कुछ और लिखा है, आउटपुट कुछ और आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बफर में पुराना प्रोग्राम है। तो देखिए क्या करना है, ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, दो एरो, बिल्कुल देखिए ध्यान से, ब्लू कलर का एरो दिख रहा है, इस ब्लू कलर के एरो पे क्लिक कर दिया करिए, इससे रिफ्रेश हो जाएगा आपका कोड और फिर आपको करंट आउटपुट ही दिखेगा। अब नोटिस करिए, इन मेन a is 10, इन F1 a is 10। सॉल्व हो गया अदिति? ओके सर, अगर F2 ग्लोबल वाले A के पास जाता है तो क्या 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 रचित, एक बार फिर पूछो। अगर F2 ग्लोबल वाले A के पास जाता है तो A की वैल्यू 20 ही क्यों रहती है? F2 ग्लोबल वाले A के पास जाता है, मैं नहीं समझा। रचित अनम्यूट करो। F2 कहाँ जा रहा है? F2 बेचारा तो एक फंक्शन है। रचित अनम्यूट करिए, फटाफट करिए, अपन को प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है आज, जल्दी करें प्लीज। हेलो हाँ रचित बोलिए। सर, एक्चुअली देखिए, अगर सर F2 तो ग्लोबल वाले ए के नीचे डिक्लेयर्ड है, जब मतलब पिछले प्रोग्राम में। डिफाइंड है बच्चे, या डिफाइंड है। यस सर, F2 डिफाइंड। नीचे डिफाइंड है, एग्रीड। तो सर जब अपन उसमें एक्सटर्न तो लिखेंगे नहीं, तो सर वो डायरेक्ट जाएगा ग्लोबल वाले ए के पास।
बच्चे मेरे, हाँ ठीक है, तुम पूछ लो फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। इन F2 A इज परसेंटेज। तुम्हें लग रहा है 20 क्यों आ गया ऐसा? यस सर, मतलब पहले देखना तो ए में मेरे, 20 है। एक्सटर्न ए के मतलब अपन ने जब ए में इस 20 डिक्लेयर किया था। इस A में 10 है अभी तो। अभी तो यस सर, फिलहाल सब अभी 10 देंगे, है यस ना? सर। अभी तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। यस सर। अब एक बात बताओ, तुम चाहे एक्सटर्न लिख रहे हो चाहे ग्लोबल ए कर रहे हो, है तो ये सेम है ना? यस सर। अगर इस ए में मेन या F1 में से कोई भी चेंज करेगा तो जब आखिरी फंक्शन F2 कॉल होगा तो F2 को वो चेंज दिखेगा ना, कि नहीं दिखेगा बताओ? यस सर, दिखेगा। तो फिर F2 को 20 दिखने में क्या दिक्कत है, क्या बुराई है? अगर मैं यहाँ F2 के कॉल से पहले a इज इक्वल्स टू 20 लिख देता हूँ, तो क्या ये a नया वाला a है जो 20 हो रहा है, या ये यही a है जो 20 हो रहा है? सेम ए है। एग्जैक्टली exactly. तुम शायद ये सोच रहे होगे कि जब ये a होगा तो कंपाइलर इस लाइन को पढ़ेगा। यस ऐसा सर, अब नहीं समझ है। आ गया, पहले कंपाइलर पढ़ लेगा। हाँ, कंपाइलर ने तो उसके बाद पहले फिर। पास कर दिया, अब तो कोड यस रन हो सर, रहा है ना। यस सर, जब यस रन सर, हो आ रहा है गया। तो A20 मिलेगा आपको यहाँ पे। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। चलिए, क्लियर हो गया एक्सटर्न के बारे में? ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक्सटर्न का अगला इंपॉर्टेंट यूज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है? एक तो ये यूज था। दूसरा यूज ये होता है, इमेजिन करिए आपने एक फाइल बनाई 1.c, ये आपकी एक फाइल है। इस 1.c फाइल के अंदर आपने एक a वेरिएबल बनाया। बना सकते हैं? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। बना सकते हैं? बना सकते हैं। ये आपने एक a वेरिएबल बनाया और आपने यहाँ पर कुछ कोड लिखा। आपने यहाँ पर कुछ कोड लिखा, ठीक है? इस 1.c को आपने एक और फाइल के अंदर इंक्लूड करा। कैसे इंक्लूड करा? एज अ हेडर फाइल इंक्लूड करा। कहाँ इंक्लूड करा? 2.c में इंक्लूड करा। क्या लिखा आपने? आपने लिखा हैश इंक्लूड 1.c। ऐसे ही लिखेंगे, हाँ ना बोलते चलें, है ना? और आपकी इस 2.c में आपने मेन बनाया और आपने इस मेन के अंदर a को यूज करा बाय राइटिंग printf a is %d, a। ओके, ऐसे आपने a को यूज करा। अब नोटिस करिए, टेक्निकली जिस a को आप यूज कर रहे हैं वो a 2.c में आ गया है कि नहीं आया है? बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आ गया है। आ गया है। जो लोग कह रहे हैं नहीं आया है, आप पढ़ो वापस हेडर फाइल्स कैसे काम करती हैं। दोबारा सीखो हैश इंक्लूड का काम क्या होता है। ये सबसे पहली चीज सिखाई जाती है जब सी में पहला प्रोग्राम आप पढ़ते हैं। जब हैश इंक्लूड 1.c को प्री प्रोसेसर पढ़ेगा तो इस हेडर फाइल के पूरे कोड को लाकर यहाँ पर पेस्ट करेगा कि नहीं करेगा, जिसको आप इंक्लूड कर रहे हैं? करेगा ना? इस हेडर फाइल के पूरे कोड को यहाँ लाकर पेस्ट कर देगा, राइट? तो कंपाइलर को ये ए दिख रहा है, हाँ या ना? दिख रहा है ना? लेकिन एक इंसान के तौर पे, एक ह्यूमन के तौर पे आपको ए दिख रहा है? क्या आपको दिख रहा है 2.c में ए कहाँ डिक्लेयर्ड है? नहीं दिख रहा है ना? अभी तो छोटा सा कोड है, अभी तो छोटा सा कोड है, तो आप समझ जाओगे कि सर यहाँ नहीं हुआ तो 1.c में होगा, समझ आ रहा है मुझे। बट इमेजिन करो ये बहुत बड़ा कोड होता तो आप परेशान होते ना कि ये ए कहाँ पर है, ढूंढते आप इसे 2.c में। एकदम से आपके दिमाग में थोड़ी आता है कि ये किसी हेडर फाइल में है। सही कह रहा हूँ? एकदम से आपके दिमाग में थोड़ी ना आता कि ये किसी हेडर फाइल में है, खास तौर पे जब आप बड़े कोड्स लिखोगे। तो फिर सी कहती है अपने लिए, सी के लिए नहीं, अपने लिए, खुद के लिए आप यहाँ पर एक लाइन लिख दो, एक्सटर्न इंट ए। इसे क्या होगा? इससे एज अ डेवलपर आपको याद रहेगा कि ये एक कहाँ डिफाइंड है, कहीं और यहाँ पर हम लोग ए को कर रहे हैं यूज। इनफैक्ट आपके लिए ही नहीं, आपकी पूरी टीम के लिए। जब आप कंपनी में जाएंगे तो आपके साथ एक टीम होगी ना डेवलपमेंट में। अकेले आप ही कोड थोड़ी लिखेंगे, कई सारे लोग होंगे उस टीम में। तो आपका कोई टीममेट अगर आपके कोड को रिव्यू करेगा, आपके कोड को पढ़ेगा, समझेगा, तो उस बेचारे को कैसे समझ में आएगा कि ये जो ए आपने प्रिंटफ में लिखा है ये एक कहीं और डिफाइंड है। इनफैक्ट कोई भी ये देखेगा तो सोचिए पहली नजर में तो उसको यही लगेगा ना कि ये प्रोग्राम एरर है। पहली नजर में तो यही लगेगा ना कि ये तो गलत है, ए को यूज करा जा रहा है, ए कहीं दिख ही नहीं रहा पूरे प्रोग्राम में। तो आप कैसे अपने को प्रोग्रामर्स को बताएंगे कि नहीं ये ए यहाँ यूज जरूर हो रहा है बट ये डिफाइंड कहीं और है? उसके लिए भी आप लिखते हैं एक्सटर्न इंट ए।
ठीक है, क्या इसको लिखे बिना काम चल जाएगा? चल जाएगा, कंपाइलर को कोई आपत्ति नहीं है, 100% चल जाएगा। लेकिन ये लिखकर आप रीडेबिलिटी इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, बड़े कोड्स में लोगों तक अपनी बात कन्वे कर रहे हैं कि ये लोकल ए नहीं है, कहीं और से आ रहा है, मैं सिर्फ इसको यहां पर यूज कर रहा हूं। इज दिस क्लियर? ठीक है, चले आगे। शालू हैज अ डाउट, अगर मेरी फाइल में int इक्वल टू 10 होता in 1.c एंड सेम वेरिएबल वी वांट टू डिक्लेयर इन 2.c, तो हमें स्टैटिक लगाना होगा क्या in 1.c सो दैट कंपाइलर क्रिएट सेम वेरिएबल इन 2.t? हाँ बिल्कुल, स्टैटिक लगाकर वो a 1.c में रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो फिर आपको 2.c में नहीं मिलेगा। क्लियर? लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे? अगर आप दो प्रोजेक्ट्स, दो फाइल्स ऐड कर रहे हैं, दे शुड हैव यूनिक वेरिएबल नेम्स। ऐसा करना भी बैड प्रोग्रामिंग होगा ना। That means external variable can be declared in any number of times for one's understanding but defined once. Yes, बिल्कुल, ये तो वैसे भी होता है ना। मैं किसी भी फंक्शन को कितनी भी बार डिक्लेयर कर लूं, डिफाइन तो एक ही बार करूंगा ना। ऐसे एक्सटर्न के साथ है। हमने भी तो पिछले एग्जाम्पल में पुष्कर एक्सटर्न 2 बार डिक्लेयर करा। अभी जो मैं अदिति का डाउट दूर कर रहा था, आपने देखा होगा, हमने एक्सटर्न 2 बार करा ना डिक्लेयर। देखो मेन में भी करा, F1 में भी करा। तो क्या इसको 2 बार मेमोरी मिल गई? नहीं, मेमोरी तो इसको int इक्वल टू 10 ने दिलवाई। मेमोरी दिलवाने का काम तो ये लाइन करेगी। ऐसे ही मेरे इस कोड में इस a को मेमोरी कब मिलेगी? जो 1.c का a है, उसे तब मिलेगी जब ये लाइन चलेगी, ये उसको मेमोरी दिलवाएगी। और ये लाइन क्या कह रही है? ये लाइन सिर्फ कंपाइलर को ये बोल रही है कि ये वेरिएबल कहीं और है और हम इसे 2.c में करना चाहते हैं यूज। तो कंपाइलर तो वैसे भी देख ही रहा है कि आपने a बनाया ही है। ओके ठीक, अब आ जाते हैं इसके पॉइंट्स पे। एक्सटर्न क्या करता है? सबसे पहली बात, एक्सटर्न स्टोरेज क्लास। एक्सटर्न कीवर्ड है, यस एक्सटर्न कीवर्ड है। इन सब में ग्लोबल के अलावा सभी कीवर्ड है। सो इट इज अ कीवर्ड which is used by programmers to inform the compiler about what? To inform the compiler that the variable has been defined outside the current block। जिस ब्लॉक में हम एक्सटर्न लिख रहे हैं उसके बाहर कहीं डिफाइंड है। समझ आ रहा है? आ रही है बात समझ में? एंड we request the compiler to just allow us to use it here। हमें यूज करने की परमिशन दे दे। ये डिफाइंड कहीं और है। अब वो कहीं और कहीं भी हो सकता है, समझ रहे हैं? वो कहीं और आपके प्रोग्राम में नीचे की तरफ हो सकता है, वो कहीं और किसी दूसरी फाइल में भी हो सकता है। दोनों ही कहीं और वाली बातें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सटर्न के बारे में। एक्सटर्न की डिफॉल्ट वैल्यू, टेक्निकली सोचिए तो एक्सटर्न की डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि वो ग्लोबल से कनेक्टेड है तो 0 ही होगी। अगर मैं नहीं देता वहां पर 10 तो 0 ही आने वाला था। ओके, मेमोरी में कहाँ स्टोर होता है? जल्दी बोलिए। वहीं स्टोर होता है जहाँ ग्लोबल होते हैं, क्योंकि एक्सटर्न को मेमोरी तो मिलती नहीं है, मेमोरी तो उसकी डेफिनेशन को मिलती है। सही कह रहा हूँ? एक्सटर्न को मेमोरी नहीं मिलती है, मेमोरी तो उसकी डेफिनेशन को मिलती है। अगर एक्सटर्न को मेमोरी मिलती तो ये स्टैक में जाता ना। अगर एक्सटर्न को मेमोरी मिलती एक्सटर्न के कारण तो ये लोकल बनकर स्टैक में चला जाता। तो इसको मेमोरी एक्सटर्न नहीं दिलवा रहा है। तो थोड़ा सा क्लियरली लिख दूं, सिंस एक्सटर्न इज जस्ट अ डिक्लेरेशन not definition, so the memory will be according to global declaration of the variable। ठीक है, अब वो इनिशियलाइज अनइनिशियलाइज कहीं भी हो सकती है, ये भी समझ रहे हैं? हमारे केस में इनिशियलाइज में जाएगा।
क्योंकि हमने उसको 10 दिया हुआ था। नहीं करते तो अनइनिशियलाइज BSS में जाता और डिफॉल्ट वैल्यू 0 ले लेता। ठीक है, स्कोप क्या है एक्सटर्न का? एक्सटर्न का स्कोप वही है जहां आप इसे लिख रहे हैं। सही बात है। आपने देखा था F1 में मैंने एक्सटर्न नहीं लिखा था तो F1 A को एक्सेस नहीं कर पा रहा था, मेन में लिखा था तो मेन कर पा रहा था। तो स्कोप wherever it is redeclared as extern, wherever it is redeclared as extern, जहां भी इसे एक्सटर्न बोलकर आप रीडिक्लेयर करेंगे वहां ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके, ऑन लाइव थ्रू आउट द प्रोग्राम। लाइव थ्रू आउट द प्रोग्राम क्यों? एक्सटर्न तो मेन के अंदर है, तो मेन के अंदर मेमोरी नहीं मिली है ना उसे, मेमोरी तो उसे अभी भी ग्लोबली मिली है। तो डिस्ट्रॉय ये तभी होगा जब आपका प्रोग्राम एंड होगा। इज दिस क्लियर? है ना? अब एक और एग्जांपल देखिए जहां आपको अपने लिए नहीं कंपाइलर के लिए एक्सटर्न कहना पड़ेगा। ये तो अपने लिए कहा ना आपने, ये 1 और 2.c वाले में। अब इसी प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं, है ना, इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा ट्विस्टेड वे में बना रहा हूं। सर क्या हम स्टैटिक या ग्लोबल वेरिएबल को यूज करते हैं उस फाइल को दूसरी फाइल में इंक्लूड करके यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने स्टैटिक को ग्लोबली करा हुआ है तो नहीं कर सकते हैं। यही तो है समझने वाली बात मनीषा। अगर आपने सिर्फ ग्लोबल करा हुआ है तो कर सकते हैं, अगर आपने स्टैटिक करके करा हुआ है ग्लोबल एरिया में तो नहीं कर सकते हैं, वो अपनी फाइल में रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ये स्वाति 1.c में ए का ग्लोबल होना भी जरूरी है। जब आप एक्सटर्न लिखते हैं तो वेरिएबल की डेफिनेशन ग्लोबली ही होना जरूरी है। अगर ये ए किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता और आप यहाँ एक्सटर्न लिखते हैं तो वो गलत हो जाता। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर हो रहा है? योगेश उस केस में ए F1 का लोकल ए हो जाएगा। गॉट इट? चलो आगे। अब आइए एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा जो अब आपको समझाने जा रहा हूं मैं। यहां दिख रहा है आपको मेरा हेडर फाइल का डिक्लेरेशन? दिख रहा है? इसके अंदर मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर करा है शो काउंट और एक इंटीजर डिक्लेयर करा है काउंट जिसकी वैल्यू है 5। क्लियर है? सिंपल है ना ये दो लाइनें? ओके, अब ये मेरा शो काउंट फंक्शन की डेफिनेशन है। इस शो काउंट फंक्शन में मैंने ए को प्रिंट करा है और यहां मैंने मेन से शो काउंट को कॉल करा है, ऑफ कोर्स अपने प्रोग्राम के अंदर support.h को इंक्लूड करके, लाइक दिस। अच्छे से प्रोग्राम देख लो आप और गेस करो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। बताइए। मैंने support.h को इंक्लूड करा, support.h को इंक्लूड करा तो ये पूरा पार्ट मेरे मेन के अंदर इंक्लूड हो गया, हो जाएगा ना दोनों लाइनें मेन में इंक्लूड? ठीक है, अब मैंने उसके बाद यहां आकर शो काउंट को कॉल करा। ये हमारा शो काउंट जहां मैं इसको प्रिंटर से काउंट प्रिंट करके करने को कह रहा हूं। क्या आउटपुट आएगा इसका? इनफैक्ट ऐसा करते हैं अपन, मैं यहां पर काउंट को 10 करता हूं प्रिंट करने से पहले। क्या आएगा बताइए? 5 आएगा कि 10 आएगा? ये मुझे 5 देगा कि ये मुझे 10 देगा? ना 5 देगा ना 10 देगा, ये मुझे एरर देगा। ना 5 देगा ना 10 देगा। ध्यान से देखिए, आप इसे चलाएंगे और आ जाएगी एरर। क्यों आएगी एरर? रिटर्न 0 के कारण एरर नहीं आ रही है सौरभ, कुछ भी। हाँ, रिटर्न 0 से एरर आती है क्या? कंपाइलर रिटर्न 0 लिखने को आपको मजबूर करता है क्या? लो रिटर्न 0 लिख दिया मैंने, खुश? अब तो नहीं आनी चाहिए एरर रिटर्न 0 के बाद, लेकिन अभी भी आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि जब शो काउंट में आप प्रिंटफ चला रहे हैं तो आप बताइए शो काउंट को कहीं काउंट नजर आ रहा है? बताओ, कहीं आ रहा है नजर काउंट? नहीं आ रहा है ना। तो आप कंपाइलर को कैसे विश्वास दिलाओगे कि ये काउंट कहीं और डिफाइंड है? दिलाना पड़ेगा कि नहीं कंपाइलर को यकीन? दिलाना पड़ेगा। अच्छा एक और बात बताओ, यहां नहीं दिलाना पड़ा ना कंपाइलर को यकीन, यहां तो उसने काउंट पे आपसे कुछ नहीं पूछा,
क्योंकि जब आपने सपोर्ट डॉट एच को यहाँ इंक्लूड करा है तो सपोर्ट डॉट एच के कारण ये काउंट का डिक्लेरेशन भी आ गया ना। आ रही है मेरी बात समझ में? मेन को ये काउंट दिख रहा है क्योंकि मेन में आपने हेडर फाइल को अटैच करा हुआ है, लेकिन सपोर्ट डॉट सी को काउंट नहीं दिख रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक लोकल काउंट बना दूं तो चलेगा? चलेगा, लेकिन वो फिर इस काउंट को उठाएगा, वो फिर इस काउंट को उठाएगा, और मुझे कंपाइलर को बोलना है मुझे ये वाला काउंट चाहिए जो पूरे प्रोग्राम में इधर उधर घूम रहा है। तो फिर कंपाइलर बोलेगा फिर इसके आगे लगा दीजिए आप एक्सटर्न। अगर मैं इसके आगे एक्सटर्न लगा दूंगा तो अब मुझे काउंट की वैल्यू मिल जाएगी बाय डिफॉल्ट अपनी तरफ से, जो भी आपने सेट करी हुई है वो। अपन ने 10 सेट करी है तो आपको 10 मिल जाएगी। इनिशियली क्या थी? इनिशियली 5 थी। ये 10 वाली लाइन ना लिखते तो क्या मिलता? ये 10 वाली लाइन ना लिखते तो 5 मिलता। ठीक है, इस बार तो कंपाइलर के लिए लगाना पड़ा, इसलिए हम हमेशा याद रखें हमें लगाना ही चाहिए एक्सटर्न। जब भी एक वेरिएबल दूसरी फाइल में यूज हो रहा है, कहीं और डिक्लेयर्ड है, कहीं और यूज हो रहा है, हमेशा एक्सटर्न लगा दीजिए। कभी डाउट नहीं रहेगा ना आपको ना कंपाइलर को। इज इट क्लियर? इसमें आपको दोनों एग्जांपल्स दिख रहे हैं, एक्सटर्न बिना लगाए भी चल रहा है कोड। नोटिस करिए, मेन को काउंट एक्सेस करने का राइट मिल रहा है, लेकिन बेटर होगा हम लोग मेन में भी क्या लिख दें? बेटर होगा, क्योंकि अगर कोई इस कोड को पढ़ेगा तो उसे ये डाउट भी आ सकता है कि काउंट बनाया तो है ही नहीं तो 10 कैसे डाल रहे हैं। तो बेटर होगा आप मेन में भी लिख दें एक्सटर्न INT काउंट। ये लिखकर क्या कह रहे हैं आप? ये लिखकर आप याद दिला रहे हैं सभी को, कंपाइलर को भी और अपने को प्रोग्रामर्स को भी, कि मैं काउंट यूज यहां कर रहा हूं लेकिन ये काउंट डिक्लेयर्ड कहीं और है। ठीक है, लेकिन ये वाले एक्सटर्न के बिना भी चलेगा कोड, क्योंकि ऊपर आपने हेडर फाइल इंक्लूड करी तो काउंट का डिक्लेरेशन मेन में आ गया। देव ने बताया अगर एक्सटर्न लिखें और वेरिएबल डिफाइन नहीं है कहीं पे तो आपको मिलेगी लिंकर एरर। अगर एक्सटर्न लिखें और वेरिएबल डिफाइन ना करें, डिक्लेयर नहीं बोलते, डिफाइन बोलो, ये लाइन डिफाइन कहलाएगी। ये जो हम कर रहे हैं ना सपोर्ट डॉट एच में, ये डिफाइन कर रहे हैं अपन। समझ आ गया? तीनों एग्जांपल क्लियर हो गए एक्सटर्न के? नो इश्यूज, नो डाउट्स? कुंदन को अनम्यूट करना है। हाँ कुंदन बोलो। सर बोले हैं कि मेन डॉट सी पहले कंपाइल हो रहा है या सपोर्ट डॉट सी पहले कंपाइल हो रही है? उससे क्या जो फर्क पड़ फाइल रहा है? उससे तो क्या सर फर्क पड़ेगा? तो हमारे ख्याल से सपोर्ट डॉट सी को मतलब ये काउंट नाम का वेरिएबल ग्लोबली दिखाई देना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट डॉट एच हेडर फाइल पहले तो इंक्लूड हो ही गया है। हैं? समझा नहीं मैं तुम्हारी बात, तुम क्या कहना चाह रहे हो? क्यों दिखाई देना चाहिए सपोर्ट डॉट सी को वेरिएबल? सपोर्ट डॉट सी में कहाँ डिक्लेयर्ड अकाउंट? सपोर्ट डॉट सी में कहाँ? ग्लोबली हाँ, तो सर ग्लोबली तो खोजने जाएगा काउंट को। कहाँ खोजने जाएगा? इसी में ग्लोबल ऊपर ढूंढेगा ना सपोर्ट डॉट, अरे तो शो काउंट में ही ढूंढेगा ना, सपोर्ट डॉट सी में ही ढूंढेगा ना। सपोर्ट डॉट सी में कहाँ पर है? कंपाइलर थोड़ी रिलेट कर लेगा कि सपोर्ट डॉट सी और सपोर्ट डॉट एच कनेक्टेड है आपस में, उसे कैसे समझ में आएगा? ये जिसको समझ में नहीं आएगा कि कनेक्टेड है। मैं इसका नाम यानी कि सपोर्ट डॉट सी की जगह कुंदन डॉट सी भी दे सकता था, कोई जरूरी जी थोड़ी है सर, इसका नाम सपोर्ट डॉट सी दूं। जी सर, यानी कि जो तो हम लोग फाइल डॉट सी को दूसरे फाइल को ये इंक्लूड करते हैं, मतलब अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं, तो उसे कंपाइलर उसी फाइल को केवल कंपाइल करता है। किस फाइल को? यानी मेन डॉट सी और सपोर्ट डॉट सी को कंपाइलर दो बार अलग अलग दो बार ये कंपाइल करेगा। जब मेन डॉट सी में शो काउंट का कॉल आएगा तो वो शो काउंट को ढूंढने जाएगा ना, तब आएगा ना सपोर्ट डॉट सी में। जी तो कंपाइल तो होगा ना, साथ में ही तो होंगे, मेन डॉट सी के साथ में होगा। लेकिन जब सपोर्ट डॉट सी में तुमको काउंट यूज करता हुआ दिखेगा तो वो काउंट को सर्च करेगा ना। तुम क्यों कंफ्यूज हो रहे हो कुंदन? सिंपल सी बात है, तुम छोड़ो फाइल की बात, छोड़ो, तुम तो मुझे इस कोड का आउटपुट बताओ। मैंने ये एक मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन के अंदर से मैंने कुंदन नाम का फंक्शन कॉल करा, ये कुंदन नाम के फंक्शन को मैंने कॉल करा, ये मेरा कुंदन नाम का फंक्शन है।
तुम्हें क्या लगता है कंपाइलर सिर्फ मेन को कंपाइल करेगा, कुंदन को नहीं करेगा? बोलो। तो ये एक ही फाइल में है तो कंपाइलर बस उसको ये तो बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी कि ये एक ही फाइल में, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक फाइल में हो चाहे दो फाइल में हो, कहीं पे भी हो, जब वो इसका कॉल देखेगा तो इसकी डेफिनेशन पे जाएगा ना। जी सर। तो उस डेफिनेशन को सिंटेक्स एरर सिंटैक्टिकली चेक करेगा कि नहीं? जी चेक ऐसे तो फिर उसे दुनिया भर की सारी डॉट सी फाइलों को कंपाइल करना चाहिए जी सर। तुम्हारे हिसाब से अगर चले तो। जी सर। ऐसे तो मेरे पास 1000 हेडर फाइल हैं, हर हेडर फाइल के हर फंक्शन की डेफिनेशन कहीं ना कहीं लिखी है, सबको कंपाइल करे बैठकर कंपाइलर। तो वो जी सर। ऐसा नहीं है, वो आपके कॉल को देख करते करता है कि उससे कौन सी फाइल में जाना है। ओके सर। राइट। श्रीनिवास चाहिए, लेकिन सी के ओरिजिनल कंपाइलर्स में अगर आप डिक्लेयर नहीं करते हो तो कंपाइलर डिक्लेरेशन एज्यूम कर लेता है खुद ही, लेकिन करना चाहिए। राइट। चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़ूं अब तो। समझ में आ गया एक्सटर्न के सारे पॉसिबल केसेस। 3 एग्जांपल एक्सटर्न के मैंने आपको कराए हैं। एक्सटर्न का कुछ पार्ट नीचे डिस्प्ले में गायब हो गया है। अच्छा ये, चलिए इसको मैं ऊपर पुल कर देता हूं। आप दिख रहा है पूरा? हाँ बिल्कुल सही है प्रियांशु, अगर सपोर्ट डॉट सी में सपोर्ट डॉट एच को इंक्लूड कर दें तो नहीं लगाना पड़ेगा अपन को एक्सटर्न, फिर कंपाइलर को वहीं पे काउंट डिक्लेयर हुआ दिख जाएगा। यस शालू, अगर आप डिक्लेयर नहीं करते हैं तो कंपाइलर्स अपने स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो करते हैं, और वो रूल आनसी के अलग हैं, ओरिजिनल सी के अलग हैं। तो हर कंपाइलर रिटर्न टाइप इंट नहीं मानता। इट डिपेंड्स आप कंपाइलर का कौन सा स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, इसलिए इट्स ऑलवेज एडवाइज्ड आप फंक्शन को डिक्लेयर करें। क्लियर हो गया, आगे बढ़ूं? सी प्लस प्लस तो एरर देगी, सी प्लस प्लस में तो डिक्लेयर करना कंपलसरी है। चलिए हो गया, डन। दिस कंप्लीट्स आवर स्टोरेज क्लास। अब आ जाते हैं अपन प्रोजेक्ट पे। नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट में लगने वाली फाइलें, ये तमाम बातें अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, 10-15 मिनट की थ्योरी है, उसे अच्छे से सुन लीजिए। उसी के बेसिस पर फिर हमें स्टार्ट करनी है अपनी कोडिंग। ओके, क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रोजेक्ट में हमारे कौन कौन सी स्क्रीन्स लगने वाली हैं। तो टोटल 9 स्क्रीन्स आपके प्रोजेक्ट में बनेंगी। टोटल 9 स्क्रीन्स आपके प्रोजेक्ट में बनने वाली हैं। लेट मी शो देयर नेम्स टू यू। ये 9 स्क्रीन्स कौन कौन सी हैं? सो दिस इज द फाइल वी हैव टू डिस्कस नाउ। ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें ओवरऑल हमें इन 9 स्क्रीन्स पे काम करना है। ठीक है, एक मेन स्क्रीन है हमारी, फिर उसके बाद हमारे पास ट्रेन्स को व्यू करने की स्क्रीन है। स्क्रीन समझ रहे हैं ना, आउटपुट विंडो की बात कर रहा हूं मैं। स्क्रीन मतलब आउटपुट विंडो। ठीक है, तो एक हमारी आउटपुट विंडो में मेन से कुछ आउटपुट्स आएंगे, एक व्यू ट्रेन की तरफ से आउटपुट्स आएंगे जिसमें ट्रेन की डिटेल्स आएंगी। टिकट बुक करेंगे, उसका अपना एक इंटरफेस होगा। टिकट व्यू करेंगे, टिकट सर्च करेंगे, जितनी बुकिंग्स हो गई हैं वो देखेंगे, कितनी हर ट्रेन की सारी बुकिंग देखेंगे। ये सारी चीजें करने के लिए टिकट कैंसिल, ट्रेन कैंसिल, इन सब के लिए अलग अलग स्क्रीन है हमारे पास। स्क्रीन मतलब अलग अलग आउटपुट विंडोज डिजाइन हमें करनी है, लेकिन सब एक साथ हम नहीं करेंगे। हाँ, मैं आपको कुछ के स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूं। जो हमारी मेन स्क्रीन है वो कुछ ऐसी नजर आएगी। ठीक है, जब हम मेन स्क्रीन बनाएंगे जो आज हम बनाने जा रहे हैं, वो जैसे ही रन करेगा हमारे स्क्रीन की फर्स्ट रो के सेंटर पे प्रोजेक्ट का टाइटल आएगा और सामने यूजर के कुछ ऑप्शंस आएंगे जो यूजर को
अलग अलग एक्शन लेने में हेल्प करेंगे। यार ये बात समझ? ठीक है। अब हमारे पास मेन डॉट सी नाम की फाइल होगी, यस और नो? मेन डॉट सी फाइल के साथ हमें कॉन्यो 2.h चाहिएगी, तो उतना आपको करके रखना है। मैंने बाय डिफॉल्ट उतना पहले से कर दिया है। ठीक है, तो मैं इस प्रोजेक्ट को हटा रहा हूं और एक नई रेलवे रिजर्वेशन से रिलेटेड ब्लैंक प्रोजेक्ट फाइल ओपन कर रहा हूं। इसमें आपको जितना बाय डिफॉल्ट नजर आ रहा है उतना आपको करके रखना है। क्या क्या दिख रहा है? कॉनियो का सपोर्ट दिख रहा होगा, और जस्ट मैंने टेस्टिंग करी है कि कॉनियो सही ढंग से चल रही है कि नहीं। तो कॉनियो 2.h सही चल रही होगी अगर, तो मुझे आउटपुट में येलोइश कलर में अपना टेक्स्ट नजर आ जाएगा। इतना भी क्लियर है आपको? है ना? ये हमारा इनिशियल स्टार्ट है, ये आप कर चुके हैं। कॉनियो 2 का सपोर्ट ऐड करना सीख चुके हैं, तो इसको दोबारा मैं नहीं बता रहा हूं। अब अपन अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम करेंगे। अब मैंने आपको जब पहली बार कोड ब्लॉक समझाया था, तो मैंने कहा था जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो फंक्शन डिक्लेरेशंस मेन फाइल में करते हैं या उसकी हेडर फाइल अलग बनाते हैं। क्या कहा था? वेरी गुड। तो अब हम एक सेपरेट हेडर फाइल बनाएंगे। ठीक है, उस सेपरेट हेडर फाइल में सारे फंक्शन डिक्लेयर होंगे, और उस हेडर फाइल की .c फाइल बनेगी जिसमें सारे फंक्शंस डिफाइन होंगे। आ रही है मेरी बात समझ? अब हम एक सेपरेट हेडर फाइल बनाएंगे। किस नाम से हेडर फाइल बनेगी, किस नाम से .c फाइल बनेगी, ये भी देख लीजिएगा। जो मैं हेडर फाइल बनाने जा रहा हूं उसका नाम हम रखेंगे रेलवे रिजर्वेशन .h, RLYRES.h। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा जल्दी बताइए? इसमें दो चीजें होंगी। क्या क्या दो चीजें होंगी बताइए? इसमें स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशंस होंगे और इसमें फंक्शंस के डिक्लेरेशंस होंगे। याद रखिएगा, राइट? दिस विल कंटेन डिक्लेरेशंस ऑफ टू थिंग्स। ठीक है, सब कुछ नोट्स में मेंशन्ड है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द वर्ड फाइल। वर्ड फाइल में आपसे ग्रुप में शेयर कर लूंगा, आप सिर्फ ध्यान से समझें। तो एक हेडर फाइल लगेगी रेलवे रिजर्वेशन .h, जिसमें सारे स्ट्रक्चर्स डिक्लेयर होंगे। स्ट्रक्चर लगेंगे प्रोग्राम में, ऑफ कोर्स लगेंगे। ट्रेन को रिप्रेजेंट करना, टिकट को रिप्रेजेंट करना, इन सब के लिए आपको डिटेल स्टोर करनी है। पैसेंजर को रिप्रेजेंट करना, ये सारी चीजें स्ट्रक्चर से ही पॉसिबल है। तो स्ट्रक्चर्स लगेंगे, वो सारे स्ट्रक्चर, और जो फंक्शंस हमारे प्रोजेक्ट में यूज होने वाले हैं वो सारे फंक्शंस हम लोग रेलवे रिजर्वेशन .h के अंदर डिक्लेयर करेंगे। और एक बनेगी RLYRES.c। इसमें क्या होगा? इसमें हम बनाएंगे फंक्शंस की डेफिनेशन। जिन फंक्शंस को हमने डिक्लेयर करा है उनकी बॉडी, उनकी डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे रेलवे रिजर्वेशन .c में। चलूं आगे? ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं रेलवे रिजर्वेशन .h में हमें कितने फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी, कितने स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमें स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी दो स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी इनिशियली, और फंक्शन चाहिए 21। सुना आपने? कितने फंक्शन चाहिए? 21 फंक्शन चाहिए। पूरे प्रोजेक्ट में 21 फंक्शंस यूज होने वाले हैं, लेकिन सारे के सारे 21 मैं आज ही आपसे डिस्कस नहीं करूंगा। आज हम उन 21 में से सिर्फ 10 फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे, फिर उन 10 फंक्शन में से एक एक को लेंगे और उसकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। आ रहा है समझ? एवरीवन इज गेटिंग दिस? राइट। तो सबसे पहले मुझे हेडर फाइल अटैच करनी है अपने इस प्रोजेक्ट के लिए। आप बताएं कैसे करूं? रेलवे रिजर्वेशन .h नाम की हेडर फाइल बनानी है, कैसे करूं? जल्दी जल्दी बोलिए। रेलवे रिजर्वेशन .h नाम की हेडर फाइल बनानी है, कैसे करूं? तो फाइल में जाइए, फाइल में न्यू में आइए, न्यू में आकर फिर से फाइल पे आइए, यहां सेलेक्ट करिए CC++ हेडर, गो पे करिए, नेक्स्ट पे करिए। ठीक है, हेडर फाइल यहीं अटैच करनी है, तो यहीं का पाथ दिया मैंने, RLYRES, ये मेरी हेडर फाइल का नाम हो गया। एक्सटेंशन अपने आप इसका आ जाएगा RLYRES.h, ये हमारी हेडर फाइल है। ठीक है, अब इस हेडर फाइल में हमें करने हैं स्ट्रक्चर और फंक्शंस डिक्लेयर। अब मैं आपके सामने वर्ड फाइल में सूडो कोड्स खोलूंगा स्ट्रक्चर और फंक्शन के। आप उन सूडो कोड को पढ़कर मुझे बताएंगे किस पर्पस के, किस तरह से अपन इनको करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर डिफाइन।
आ जाइए आप यहां पर, ये है हमारा पहला स्ट्रक्चर जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। इसको पढ़िए और सभी लोग चैट विंडो में इसका डिक्लेरेशन दें। क्या नाम है स्ट्रक्चर का? जल्दी बोलिए। स्ट्रक्चर का नाम है ट्रेन, राइट? तो ट्रेन नाम का एक स्ट्रक्चर बनाना है आपको। ट्रेन नाम के स्ट्रक्चर के अंदर ये मेंबर्स रखने हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। ठीक है, पढ़िए इस थ्योरी को और ट्रेन नाम के स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन करके दीजिए मुझे। पढ़िए जल्दी। ट्रेन नाम के स्ट्रक्चर का मुझे डिक्लेरेशन करके दीजिए। इस थ्योरी को पढ़िए और फटाफट डिक्लेयर करके बताइए। पूरा पूरा एक साथ करिए, ऐसे एक एक दो दो लाइनें नहीं। प्रदीप पूरा करो एक साथ, उसके बाद शेयर करो। पूरा स्ट्रक्चर पहले डिक्लेयर कर लीजिए, फिर कोड पेस्ट करिए चैट विंडो में। एक एक लाइन लिखेंगे तो लाइन आगे बढ़ती जाएगी एंटर के कारण। हो गया डिक्लेरेशन डन? शालू ये स्ट्रिंग कहां से आ गई बेटा? ये कहां से ले आए आप ये स्ट्रिंग? ये क्या होता है? वेरी गुड, बिल्कुल सही। वो जो ऊपर 3 दिख रहे हैं आपको, ट्रेन नंबर, फ्रॉम और टू, वो बनेंगे कैरेक्टर के एरे। यस, और बाकी 2 बनेंगे इंटीजर्स। करेक्ट? तो अब मैं एक्चुअल डिक्लेरेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। और नाम वही यूज करना है आपको जो मैं यूज कर रहा हूं। और अगर आप नाम बदल रहे हैं तो फिर ध्यान से हर जगह बदलिएगा। राइट? तो मैं यूज कर रहा हूं ट्रेन नंबर रखने के लिए ट्रेन अंडरस्कोर एनओ। साइज दी है मैंने इसकी 10। ये मेरा ट्रेन नंबर हो गया। ठीक है, फिर फ्रॉम रखने के लिए 10। फ्रॉम समझ में आ रहा है क्या रखेगा? फ्रॉम समझ में आ रहा है क्या रखेगा? स्टेशन कोड रखेगा जहां से ट्रेन स्टार्ट हो रही है। ओके, और दूसरा है हमारा 2, ये रखेगा स्टेशन कोड जहां तक की ये ट्रेन है। राइट? तो फ्रॉम और टू, ये भी हमारे पास 2 कैरेक्टर एरे होंगे। इसके अलावा हम 2 इंटीजर्स रखेंगे जो फर्स्ट एसी और सेकंड एसी का फेयर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हमारी ट्रेन में बस एसी कोच ही हैं, लग्जरी ट्रेन है। राइट? नॉर्मल कोच नहीं है, इसलिए हम 2 एसी कोचेस रख रहे हैं अपनी ट्रेन में। ठीक है, एक का फेयर रखने के लिए FAC_फेयर है और दूसरे का SAC_फेयर है। FAC माने फर्स्ट एसी, SAC माने सेकंड एसी। दिस इज द डिक्लेरेशन फॉर ट्रेन। चलो आगे। राइट? एवरीवन इज क्लियर विद दिस? ठीक है, आप नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा सकते हैं, फेयर्स बढ़ा सकते हैं अगर आपको और अलग अलग वेराइटी ऑफ सीट्स पे डील करना है। चलिए आ जाइए वापस मेन कोड में। नाउ वी हैव टू डिक्लेयर पैसेंजर। ये है पैसेंजर की डिटेल्स। इतने सारे मेंबर आपको पैसेंजर में रखने हैं। कितने? गिनिए तो, कितने मेंबर हैं पैसेंजर में? 8। करिए डिक्लेयर। अगला स्ट्रक्चर बनाइए पैसेंजर के नाम से और 8 मेंबर्स डिक्लेयर कीजिए उसमें। नाम वही दीजिएगा जो आपको यहां दिख रहे हैं स्क्रीन पे।
परफेक्ट। मोबाइल नंबर 11 का होगा ना, एक नल कैरेक्टर के लिए भी तो जगह छोड़नी पड़ेगी। 11 का होगा ना मोबाइल नंबर कुंदन, 10 तो मोबाइल नंबर में डिजिट ही होंगे और 11वां नल कैरेक्टर होगा, राइट? गुड। चलिए तो अब आते हैं अपन डिक्लेरेशन ऑफ पैसेंजर पे। तो स्ट्रक्ट पैसेंजर, फाइन। पैसेंजर के अंदर एक कैरेक्टर का एरे लगेगा p अंडरस्कोर नेम, दैट विल बी ऑफ लेट्स से 20 साइज। देन जेंडर रखना है, जेंडर में आपको रखना है m या f, उसके लिए एरे की तो जरूरत है नहीं, काम एक सिंगल कैरेक्टर से चल जाएगा, चल जाएगा। फिर हमें रखना है ट्रेन का नंबर, ओके, तो ये आ जाएगा ट्रेन अंडरस्कोर एनो, ये वही ट्रेन नंबर है जो पहले वाले स्ट्रक्चर में भी आपको दिख रहा है। साइज इसकी ले ली अपन ने 10। उसके बाद कैर p अंडरस्कोर क्लास, या आप इसको 20 भी कर सकते हैं, कोई फर्क फिलहाल पड़ेगा नहीं, इधर चाहे तो दोनों को 20 कर दें, चाहे 10 रख लें। उसके बाद कैर एड्रेस, एड्रेस मैं ले रहा हूं अपनी तरफ से 30, थोड़ा बड़ा हो सकता है एड्रेस तो जगह ज्यादा चाहिएगी उसको, तो 30 का एड्रेस। एक इंटीजर होगा एज के लिए, एक इंटीजर होगा टिकट नंबर के लिए, और एक कैरेक्टर का एरे होगा मोबाइल नंबर के लिए ऑफ साइज 11। आ रही है बात समझ? ठीक है, ये हैं हमारे इनिशियली दो स्ट्रक्चर्स। कैन वी मेक इंट एरे ऑफ मोबाइल नंबर? एरे ऑफ मोबाइल नंबर, इंटीजर एरे कैसे करोगे, कैसे लोगे इनपुट अंकुर? फिर यूजर से इंटीजर एरे में इनपुट कैसे लोगे आप? एक ही बार में पूरे मोबाइल नंबर के डिजिट्स कैसे दे देगा वो, और तुम कोड कैसे लिखोगे? लिख के बताना आप मुझे। मोबाइल नंबर इंटीजर के एरे में रखना और यूजर से इनपुट लेके दिखाना कैसे लोगे, राइट? चलिए बढ़े आगे। अब बिल्कुल सही, आप लॉन्ग लॉन्ग इंट कर सकते हैं, बट जनरली आपको मोबाइल नंबर स्ट्रिंग्स में रखने चाहिए, ऐसा डिजाइनिंग कहती है, क्योंकि आप मोबाइल नंबर पे कोई एरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे क्या? क्या मोबाइल नंबर पे कुछ +1 -1 इंटू 10 कुछ होगा? जब उस पर कोई एरिथमेटिक ऑपरेशन होना ही नहीं है, तो वी कैन इजीली स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपको मैं बोलूं इसमें कंट्री कोड भी ऐड करना है, अगर मैं आपसे बोलूं इसमें कंट्री कोड भी ऐड करना है, +91 फॉर इंडिया, तो क्या +91 फॉर इंडिया ऐड हो जाएगा अगर मोबाइल नंबर एज एन इंटीजर स्टोर हो रहा है? नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप उसे एज अ कैरेक्टर एरे स्टोर कर रहे हैं तो आप कंट्री कोड के साथ मोबाइल नंबर ले पाएंगे, प्लस के सिंबल के साथ। इसलिए मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, इन सारी चीजों पे आपको करना चाहिए कैरेक्टर एरे को यूज, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं और इस पे नॉर्मली आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। क्लियर? चले आगे। चलिए अब क्योंकि आप सी पढ़ रहे हैं, सी लैंग्वेज में जब आप स्ट्रक्चर को यूज करते हैं तो आपको स्ट्रक्ट लगाना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। अगर आप इस ट्रेन का वेरिएबल बनाएंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? अगर इस ट्रेन का आप वेरिएबल बनाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट ट्रेन टी, है ना? हम चाहते हैं हमें स्ट्रक्ट लिखने का कंपल्शन ना रहे। तो पढ़ा है आपने सी में कुछ ऐसा कि आपको स्ट्रक्ट लिखने का कंपल्शन कंपाइलर रिलैक्स कर दे? यस। तो अब हम इन दोनों को टाइप डेफ करेंगे। टाइप डेफ इसलिए करेंगे ताकि कोड में हर जगह स्ट्रक्ट लिखने की जरूरत ना पड़े, हम सीधे ट्रेन टी कह पाए, पैसेंजर पी कह पाए, ताकि हम इन्हें डायरेक्टली यूज कर लें। टाइप डेफ क्या करता है सी में? टाइप डेफ सी में क्या करता है? वेरी गुड। टाइप डेफ सी में डेटा टाइप्स को ऑल्टरनेट नाम देने का काम करता है। तो अपन लिख देंगे टाइप डेफ स्ट्रक्ट ट्रेन, ये हमारी ओरिजिनल टाइप है, इसका मैंने नाम चेंज करके कर दिया ट्रेन। एंड टाइप डेफ स्ट्रक्ट पैसेंजर, स्ट्रक्ट पैसेंजर, इसका नाम चेंज करके मैंने कर दिया पैसेंजर। हो गया?
ठीक है, चलिए अब आते हैं फंक्शन डिक्लेरेशंस की तरफ। मैं आपको फंक्शन की थ्योरी दिखाऊंगा, आप मुझे थ्योरी पढ़कर फंक्शन की प्रोटोटाइप देंगे। समझ आ रहा है? इससे थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस होगी और थोड़ा सा क्विज की तरह से आपको समझ में भी आएगा कैसे फंक्शन डिक्लेरेशंस होते हैं। मेरा पहला फंक्शन सुन लीजिए, पहले ध्यान से सुन लीजिए क्या करेगा। मेरा पहला फंक्शन है एंटर चॉइस। जब मैं इसे कॉल करूंगा मेन से, तो मैं इसे कुछ भी पास नहीं करूंगा, कोई आर्गुमेंट पास नहीं करूंगा। ये फंक्शन यूजर के सामने ये चॉइसेस की लिस्ट रखेगा, ये वाली लिस्ट ये फंक्शन जनरेट करेगा यूजर के सामने, और यूजर इसमें से जो भी चॉइस ऑप्ट करेगा, फंक्शन वो चॉइस मेन को रिटर्न करेगा। आई रिपीट, मुझे एक फंक्शन बनाना है एंटर चॉइस, जिसे हम मेन से कॉल करेंगे। हम इसे कुछ भी पास नहीं करेंगे मेन से। ये फंक्शन ये लिस्ट ऑफ चॉइसेस स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा, और जो भी चॉइस यूजर ने इसमें से ऑप्ट की है, फंक्शन उस चॉइस को सेलेक्ट करके यानी यूजर से इनपुट लेकर मेन को वापस देगा। फटाफट मुझे एंटर चॉइस का डिक्लेरेशन लिख कर दें सभी लोग। बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर। एंटर चॉइस का डिक्लेरेशन होगा INT एंटर चॉइस। ये होगा हमारा एंटर चॉइस नाम का फंक्शन। समझ आ रहा है? वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो ये रहा एंटर चॉइस का फंक्शन। आगे बढ़े। गुड। अगला मुझे फंक्शन चाहिए ऐड अंडरस्कोर ट्रेन्स। क्या करेगा ये, ध्यान से सुन लीजिए। जैसे ही प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट होगा, हम एक फाइल क्रिएट करेंगे जो डेटाबेस की तरह काम करेगी, जिसमें हम ट्रेन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। हमारे पास ट्रेन की इंफॉर्मेशन होगी तभी हम टिकट बुक कर पाएंगे ना। राइट? तो जो ट्रेन की इंफॉर्मेशन है वो हमें यूजर से लेनी चाहिए। क्या रेलवेज आपसे पूछता है भोपाल से दिल्ली कौन सी ट्रेन चलानी है, कब चलानी है? नहीं, वो एप्लीकेशन खुद करती है। तो ये फंक्शन मेन से कॉल होगा। इस फंक्शन का यूजर से कोई लेना देना नहीं है, और ये फंक्शन खूब सारी ट्रेन की डिटेल्स एक फाइल के अंदर राइट कर देगा। जब बनाएंगे तब देखेंगे वो डिटेल्स कैसी हैं। अभी आप मुझे इसकी प्रोटोटाइप बताइए। ये फंक्शन मेन से कॉल होगा, खूब सारी ट्रेन की डिटेल्स नहीं, मेन इसे कोई आर्गुमेंट नहीं देगा। मेन क्यों एरे बनाने लगा? मेन इसे कुछ भी नहीं देगा, ना ये मेन से कुछ लेगा, ना ये मेन को कुछ देगा। राइट? मेन क्यों एरे पास करेगा जबरदस्ती? मेन को क्या करना है एरे लेकर? ओके, राइट। तो इस फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया वॉइड ऐड अंडरस्कोर ट्रेन्स। तो अगर आप फाइल लर्निंग याद करें तो यहां हम बाइनरी मोड में फाइल खोलेंगे। यस, यहां बाइनरी मोड में एक फाइल खुलेगी, ठीक, राइट में या अपेंड में, जो भी आपको पसंद आए। और उस फाइल के अंदर खूब सारी ट्रेन की डिटेल्स एक ही बार में हम राइट कर देंगे। ओके, समझ आ रहा है? चलिए अब आते हैं थर्ड फंक्शन पे। 10 बनाने हैं आज हमें, ठीक है? 10 से पहले जाइएगा मत। फिर आपको इन 10 फंक्शंस में से एक फंक्शन डिफाइन करने का होमवर्क दूंगा मैं, जो हम कल करेंगे क्लास में डिस्कस। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम तीसरे फंक्शन की तरफ। तीसरा फंक्शन है जो ट्रेन की डिटेल्स स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। कौन सी ट्रेन की? सारी ट्रेन की। जब हम इसे कॉल करेंगे तो ये सारी ट्रेन की डिटेल हमारे स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। जितनी भी ट्रेन रेलवे की तरफ से चलाई जा रही हैं, सबकी डिटेल दिखा देगा। तो बताइए हम इसे क्या देंगे, ये हमें क्या देगा? वेरी गुड प्रियांशु, ना हम इसे कुछ देंगे ना ये हमें कुछ देगा, क्योंकि ये फाइल से डेटा उठाएगा और स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। यही करेगा, फाइल से डेटा उठाएगा और स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। इसलिए रिटर्न टाइप भी वॉइड, आर्ग्यूमेंट टाइप भी इसकी होगी वॉइड। अब थोड़ा सा दिमाग, पहले आप पढ़ेंगे, नहीं समझ में आया तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, डिक्लेरेशन आप देंगे। ठीक है? अब मैं धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन हटाता जाऊंगा, क्योंकि कंपनी में कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई बैठकर आपके साथ आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। खुद ही आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़कर चीजें इंटरप्रेट करनी पड़ती हैं। आप कोशिश करिए इस लाइन को पढ़कर अगले फंक्शन को आप डिक्लेयर कर सकें। पढ़िए आराम से।
समझ आ रहा है? कुंदन कुंदन रिटर्न टाइप स्ट्रिंग कहां से हो गई? और ये स्ट्रिंग नाम की डेटा टाइप क्या सी लैंग्वेज देती है अपन को? ये कहां से ले आए तुम? बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर। रिटर्न टाइप इंट होगी क्योंकि आपसे कहा जा रहा है ये रिटर्न करेगा टिकट नंबर या -1। अब रिकॉल करिए, जो टिकट नंबर है वो इन टाइप का है ना हमारे स्ट्रक्चर में? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, है ना? तो रिटर्न टाइप इंट होगी। और अगर बुकिंग फेल हो गई, हो सकती है किसी कारण से बुकिंग फेल, हाँ, फाइल लैंडिंग लगी हुई है, हो सकता है कोई ना कोई एरर आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, उस केस में रिटर्न करेगा -1। ओके, तो रिटर्न टाइप इसकी होगी इंटीजर, बिल्कुल सही। नाम इसका होगा बुक अंडरस्कोर टिकट और पैरामीटर टाइप इसकी होगी पैसेंजर। स्ट्रक्ट लिखने की जरूरत नहीं है ना, हमें कर दिया ना हमने टाइप डेफ, तो स्ट्रक्ट पैसेंजर की जरूरत नहीं है। और लिख दें तो कोई मनाही भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि लिख देंगे तो एरर आएगी, बिल्कुल लिख सकते हैं आप, बट क्यों करें। चलिए अब आता है रियल चैलेंज। आई वुड लाइक टू सी कौन इसे एग्जैक्ट डिक्लेयर कर पाता है ना? पहला टिपिकल फंक्शन है आज के लेक्चर का। पढ़ो ध्यान से, सोच समझ के डिक्लेरेशन देना। बी वेरी वेरी केयरफुल एंड आई विल सी कौन सबसे पहले करता है डिक्लेयर। और जो डिक्लेयर करेगा वो मुझे समझाएगा भी, खाली डिक्लेरेशन से बात नहीं बनेगी। गड़बड़ हो गया नीलेश, थोड़ा सा जल्दबाजी में थोड़ी गड़बड़ हो गई। कांची बिल्कुल गलत हो गया बच्चे, रिटर्न टाइप बिल्कुल गलत हो गई। रचित दूर दूर तक नहीं हो तुम। श्रीनिवास बिल्कुल सही, कुंदन बिल्कुल सही, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। रिटर्न टाइप कैर कैसे हो सकती है? चलो समझो, देखो क्या गलती कर रहे हो आप लोग। सबसे पहले आप आर्गुमेंट की तरफ ध्यान दो। आपको साफ थ्योरी में लिख कर दिया गया है इसका आर्गुमेंट मोबाइल नंबर होगा, होगा इसका आर्गुमेंट मोबाइल नंबर, ये लिखा हुआ है। मोबाइल नंबर हमने कैरेक्टर का एरे बनाया है ना, मोबाइल नंबर कैरेक्टर का एरे है ना, तो कैरेक्टर का एरे पास होता है तो उसका एड्रेस पास होता है ना, तो उसे कौन रखेगा? कैरेक्टर एरे को कौन रिसीव करता है सी में? कैरेक्टर पॉइंटर। तो आर्गुमेंट टाइप कैरेक्टर पॉइंटर होगी, ठीक है। अब क्या एक बंदे ने मल्टीपल टिकट बुक कराए हो सकते हैं? बताओ, एक बंदे के मल्टीपल टिकट्स हो सकते हैं? ये दिल्ली भी गया था, ये मुंबई भी गया था, ये जबलपुर भी गया था, हो सकता है ना? तो मुझे देखनी है इसकी कितनी बुकिंग कराई है टोटल। तो अगर ये बंदा कई सारी जगहों पर गया है तो फिर इसके टिकट नंबर एक होंगे कि मल्टीपल होंगे? मल्टीपल होंगे, मतलब टिकट नंबर का एरे रिटर्न करना पड़ेगा, टिकट नंबर का एरे रिटर्न करना पड़ेगा। क्या आप पहले से जानते हैं इसके कितने टिकट नंबर होंगे? क्या आप पहले से जानते हैं इसके कितने टिकट नंबर होंगे? नहीं जानते हैं। इसका मतलब टिकट नंबर का एरे डायनेमिक होगा, टिकट नंबर का एरे डायनेमिक होगा, यस। और डायनेमिक एरे रिटर्न करेंगे तो उसका बेस एड्रेस रिटर्न होगा। याद करिए, डायनेमिक एरे बनाएंगे तो एमएलऑक से बनाएंगे, एमएलऑक से बनाएंगे तो आपको जो मिलेगा मेमोरी ब्लॉक, उसका कोई नाम तो होगा नहीं ना, उसका सिर्फ एड्रेस ही होगा। तो रिटर्न टाइप क्या होगी आपके फंक्शन की? रिटर्न टाइप आपके फंक्शन की होगी इंट स्टार। इंट स्टार क्यों होगी? क्योंकि ये जो डायनेमिक एरे बनेगा ये अपने अंदर टिकट नंबर रखेगा ना, ये टिकट नंबर्स का डायनेमिक एरे होगा। और टिकट नंबर की डेटा टाइप क्या रखी है अपन ने? टिकट नंबर की डेटा टाइप क्या रखी है अपन ने? टिकट नंबर की डेटा टाइप अपन ने रखी है इंटीजर। तो ये होगा डायनेमिक एरे ऑफ इंटीजर्स। समझ आई बात? आई बात समझ? राइट। हम चाहते तो लिंक लिस्ट भी रिटर्न करा सकते थे, बिल्कुल करा सकते थे, बट मैंने लिंक लिस्ट शामिल नहीं करी
क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिंक लिस्ट की प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर में अच्छे से नहीं की होगी, लेकिन जिन्होंने करी है आप समझ सकते हैं ये बढ़िया प्लेस है लिंक लिस्ट रिटर्न कराने की। ये लिंक लिस्ट का बेस्ट यूज केस है ना। हमें पता ही नहीं है कितने टिकट हैं, जैसे जैसे हमें इसके टिकट्स मिलते जाएंगे मेमोरी में नोट्स बनते जाने चाहिए, तो हम एक लिंक लिस्ट प्रिपेयर करके भी रिटर्न करा सकते थे, बट मैंने लिंक लिस्ट की जगह एरे रिटर्न करा दिया। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं फिर से बता दीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। इस फंक्शन का पर्पस है, आप इसे मोबाइल नंबर पास करेंगे, ये एक फाइल खोलेगा। कौन सी फाइल खोलेगा बताइए? वो फाइल खोलेगा जिसमें सारी बुकिंग की डिटेल्स हैं। एक फाइल बनेगी ना जब टिकट बुक होगा, तो बनेगी कि नहीं? इमेजिन कर सकते हैं ना, वो अभी आई नहीं है आपके सामने, अभी थोड़ी देर में आएगा वो फंक्शन भी जो बुकिंग करेगा। तो जो फंक्शन टिकट बुक करेगा वो बुक्ड टिकट की डिटेल्स फाइल में सेव करेगा कि नहीं? करेगा ना। जब वो बुक्ड टिकट की डिटेल्स फाइल में सेव करेगा तो फाइल में ये भी तो जाएगा ना ये टिकट किसने बुक कराया, कराया है ना, तो उस बंदे का मोबाइल नंबर जाएगा। तो अब मान लीजिए 100 टिकट बुक हुए हैं आज, 100 टिकट मान लीजिए आज बुक हुए हैं, उन 100 टिकट में एक बंदे ने 6 टिकट बुक कराए हैं, अलग अलग जगहों के 6 टिकट बुक कराए हैं इसने। तो जब हमारा गेट टिकट नंबर फंक्शन चलेगा, हम इसे इस बंदे का मोबाइल नंबर पास करेंगे, तो ये फाइल में से 6 एंट्रीज उठाएगा ना, क्योंकि उस बंदे ने 6 टिकट बुक करे, राइट। वो जो फाइल में से 6 एंट्रीज उठाएगा, उनके जो टिकट नंबर हैं इसे उसे रिटर्न करना होगा। तो 6 एंट्रीज का एक ही टिकट नंबर होगा कि 6 टिकट नंबर होंगे? 6 टिकट नंबर होंगे। आप 6 टिकट नंबर कैसे रिटर्न कर सकते हैं एक फंक्शन से? क्या एक फंक्शन आपको 6 वैल्यूज इंडिविजुअली रिटर्न करने देगा? रिटर्न 1, रिटर्न 2, रिटर्न 3, रिटर्न 4 ऐसे कर सकते हैं क्या अपन? नहीं कर सकते हैं। तो ये 6 टिकट कहीं सेव करने पड़ेंगे ना अपन को। तो आप सी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल वैल्यूज कहाँ सेव करते हो? अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज सेव करनी है तो सी में क्या करते हो? तो एरे बनाते हो, करेक्ट। लेकिन एरे बनाने के लिए एरे की साइज पता होनी चाहिए ना हमें, एरे की साइज हमें पता होनी चाहिए ना। लेकिन हमें पता ही कहाँ है कि इस बंदे ने कितने टिकट बुक करे हैं? वो तो फाइल पढ़ेंगे तो पता चलेगा, करेक्ट। तो एरे हम स्टैटिक नहीं बना सकते ना, एरे कैसा बनाना पड़ेगा? एरे बनाना पड़ेगा हमें डायनेमिक। तो हम डायनेमिक एरे बनाएंगे। ठीक है, कितने का एरे होगा? जो मैं एग्जांपल बोल रहा था 6 का एरे होगा। तो इसका मतलब पहले हम फाइल को रीड करेंगे। हाँ, पहले हम फाइल को रीड करेंगे। वो फाइल से हमें पता लगेगा कि इस बंदे ने इतने टिकट बुक करे हैं, उसकी काउंटिंग करेंगे, उतने का एक एरे बनाएंगे और फिर उस एरे में इसके टिकट नंबर्स स्टोर करेंगे। आ रही है बात समझ? इसकी जगह कुछ और भी कर सकते थे? तो जवाब है हाँ, कर सकते थे, अगर डेटा स्ट्रक्चर यूज करना चाहें तो। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि हम फाइल खोलेंगे, जैसे ही हमें इसका टिकट दिखेगा हम मेमोरी में एक नोड बना दें, और नोड में क्या कॉपी कर दें? नोड में कॉपी कर दें इसका टिकट नंबर। फिर फाइल को आगे पढ़ें, फिर जैसे ही इसका टिकट मिलेगा फिर एक नोड बना दें। उम्मीद करता हूं जिन्होंने डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा है वो इमेजिन कर पा रहे होंगे इसका कोड दिमाग में। कर पा रहे हैं आप? ये यूज केस है लिंक लिस्ट का, राइट। बट मैंने नहीं यूज करी है लिंक लिस्ट जानबूझ के, क्योंकि थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता कोड। मैंने उसकी जगह एरे यूज कर लिया है। बाकी हम लोग लिंक लिस्ट भी यूज कर सकते थे। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में? बिल्कुल, आपको अगर अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन निखिल करना मत। आप जो भी इस प्रोजेक्ट में इंप्रूवमेंट करोगे ना, उसके लिए सेकंड वर्जन बनाना प्रोजेक्ट का, क्योंकि अगर आप लिंक लिस्ट यूज करोगे तो आगे के कोड्स में भी चेंज करना पड़ेगा, फिर आप मुझे फॉलो नहीं कर पाओगे। समझ रहे हैं सब लोग? मैं इंप्रूवमेंट बताता चलूंगा आपको। मैंने प्रोजेक्ट बनाया है ताकि जनरली सब उस प्रोजेक्ट में कोऑपरेट कर पाए। अब ऐसा नहीं है ना कि इस प्रोजेक्ट में 450 बच्चे हैं तो सभी ने डेटा स्ट्रक्चर और लिंक लिस्ट की कोडिंग करी है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें लिंक लिस्ट नहीं आती है, इसलिए मैंने इसमें डेटा स्ट्रक्चर्स कम इन्वॉल्व करे हैं। लेकिन मैं बताऊंगा आपको जरूर पढ़ाते वक्त कि यहाँ पर ये डेटा स्ट्रक्चर लग सकता है, तो आप लोग इसका वर्जन 2 बनाइएगा और उस वर्जन 2 में डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करना। ठीक है ना? चलें आगे। राइट, तो अब इसकी प्रोटोटाइप क्या हो गई? इसकी प्रोटोटाइप हो गई, रिटर्न टाइप हो गई इंट स्टार। ओके, नाम हो गया हमारे फंक्शन का गेट अंडरस्कोर टिकट अंडरस्कोर एनो, और इसकी आर्ग्यूमेंट टाइप हो गई कैरेक्टर पॉइंटर। बताइए जल्दी से, समझ आ रहा है?
शाबाश। अब आ जाइए नेक्स्ट फंक्शन पे। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा जो टिकट का नंबर एज एन आर्गुमेंट लेगा और उस टिकट की डिटेल्स स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। हम इसे पास करेंगे टिकट का नंबर। मान लीजिए टिकट का नंबर है 1794, तो हमने इसको दिया 1794, तो 1794 टिकट की डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा। कहां से पढ़ेगा टिकट की डिटेल्स? ऑब्वियस सी बात है, कहां से पढ़ेगा? फाइल से, राइट? तो इसकी प्रोटोटाइप बताइए। हम इसे टिकट नंबर देंगे, ये टिकट की डिटेल स्क्रीन पे शो करेगा। बिल्कुल सही नम्रता, बिल्कुल सही मनीष, परफेक्ट। वॉइड व्यू अंडरस्कोर टिकट, कुछ रिटर्न तो करना नहीं है इसको। नाम हो जाएगा व्यू अंडरस्कोर टिकट। पैरामीटर टाइप हो जाएगी इसकी INT, क्योंकि टिकट नंबर हमारा इंटीजर है। ऐसे ही होगा। वेरी गुड। अगला फंक्शन भी बहुत ही साधारण है, सिंपल है। इस फंक्शन को जब भी हम कॉल करेंगे ये हमें सारे टिकट दिखाएगा जितने भी बुक हुए हैं। मतलब बुकिंग वाली फाइल में जितनी एंट्रीज है सब प्रिंट कर देगा। क्या देंगे हम इसे और क्या देगा ये हमें? ना हम इसे कुछ देंगे ना ये हमें कुछ लौटाएगा, राइट? इसका डिक्लेरेशन हो जाएगा void view underscore all underscore bookings। ये हो जाएगा हमारा अगला फंक्शन। आ रही है बात समझ? चलिए फंक्शन नंबर 8। जितने डिक्लेयर कर रहे हैं सब समझ आ रहे हैं आपको? डिक्लेरेशन समझ नहीं आएगा तो कोडिंग बिल्कुल समझ नहीं आएगी, इसलिए हेजिटेट मत करिएगा, हिचकिचाइएगा मत डाउट्स क्लियर करने में। बस एक बार ध्यान से मेरी बात सुनिएगा फिर पूछिएगा। अभी तक क्लियर है सातों फंक्शन? 29 लाइन वाला क्या डाउट है? 29 लाइन वाले में प्रदीप अनम्यूट करो आप। क्या नहीं समझ आया आपको इसमें? जल्दी जल्दी करो प्रदीप, अनम्यूट फटाफट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये जो हमने ये लिया है, इसमें जो आर्गुमेंट पास किया है कैर, कैर नहीं किया है, मुझे कैर पॉइंटर किया है। यस सर, वो किसको वो क्यों एलोकेट किया? करेगा सर? एलोकेट नहीं करेगा, मोबाइल नंबर पास करेंगे ना। मोबाइल नंबर कैरेक्टर का एरे है। कैरेक्टर आपने पढ़ा है सी में? एरे पास करा है किसी फंक्शन में? यस सर, यस सर। तो क्या पास होता है जब एरे पास करते हैं? तो उसका पॉइंटर, किसी फंक्शन उसका को एरे एड्रेस। पास करते हैं तो उसका एड्रेस पास होता है। तो एड्रेस को सर। रिसीव कौन करेगा? पॉइंटर। पॉइंटर, इसलिए यहाँ कैर पॉइंटर है। यस सर। ठीक है, चलो आगे। यस सर, यस सर। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले फंक्शन पे। योगेश को भी डाउट है, योगेश अनम्यूट करिए। क्या डाउट है योगेश, बोलिए। हेलो सर। बोलिए क्या डाउट है? सर ये जो हमने सर 29 वाले जो सर हमने फंक्शन बनाया है सर गेट टिकट नंबर का, सर ये जो रिटर्न कर रहा है सर, ये पॉइंटर सर रिटर्न कर रहा है इंटीजर टाइप का। सर क्या ये रिटर्न करेगा तुम बताओ? उस फंक्शन का क्या काम है? सर ये फंक्शन हमसे जो पैसेंजर है उनके मोबाइल नंबर लेगा और उसने कितनी टिकट बुक कराई है सर वो रिटर्न करेगा। टिकट की काउंटिंग या टिकट के नंबर? सर टिकट का नंबर। तो मान लो 3 टिकट बुक कराई हैं इसने, फिर क्या रिटर्न करेगा? तीनों टिकट नंबर करेगा ना। यस सर। तो तुम एक फंक्शन से 3 इंटीजर कैसे रिटर्न करा सकते हो मुझे बताओ? अगर मैं तुमसे सी में कहूं, ये मेरे पास एक फंक्शन है F1, इस फंक्शन के अंदर मेरे पास एक इंटीजर a है जिसमें है 201, एक इंटीजर b है जिसमें है 506 और एक इंटीजर c है जिसमें है 704। अब मुझे इन तीनों को रिटर्न कराना है, इस फंक्शन से इन तीनों को रिटर्न कराना है। तो हम सी प्रोग्रामिंग में इन तीनों को कैसे रिटर्न कराएं बताओ योगेश? क्या मैं ये लिख दूं रिटर्न ए, रिटर्न बी, रिटर्न सी, तीनों रिटर्न हो जाएंगे? नो सर, सर एक ही रिटर्न हो पाएगा सर। शाबाश, एक ही रिटर्न हो पाएगा। लेकिन अगर मैं इन तीनों को एक एरे में डाल दूं और वो एरे रिटर्न कर दूं तो बात बनेगी कुछ? यस सर। तो जब एरे रिटर्न होगा तो उसका बेस एड्रेस रिटर्न होगा। यस सर।
जब बेस एड्रेस रिटर्न होगा तो रिटर्न टाइप क्या होगी? पॉइंटर। बस इसलिए वहां पॉइंटर है। ये सर। अभी जब Thank कोड you, sir. करेंगे तब और क्लैरिटी आ जाएगी। चलो आगे, एवरीवन इज क्लियर विद दिस? राइट, अब आ जाइए फंक्शन नंबर 8 पे। ये है फंक्शन नंबर 8। फंक्शन नंबर 8 को हम ट्रेन नंबर देंगे और ये हमें उस ट्रेन के जितने भी टिकट्स बुक हुए हैं वो स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। हम उसे पास करेंगे ट्रेन का नंबर एज एन आर्गुमेंट और ये हमें क्या रिटर्न करेगा? जल्दी बोलिए। उस ट्रेन के सारे टिकट्स, उस ट्रेन के जितने भी टिकट्स बुक हुए हैं ये हमें वो सारे रिटर्न करेगा। राइट, तो फटाफट जवाब दीजिए, हम इसे क्या देंगे और ये हमें क्या देगा? पुष्कर पुष्कर पुष्कर, रिटर्न क्यों करेगा बेटा? डिस्प्ले बोला है ना, ध्यान से देखो, थ्योरी में डिस्प्ले लिखा है। जब डिस्प्ले करेगा तो रिटर्न टाइप तो वॉइड हुई ना। राइट, और हम टिकट का नंबर ट्रेन का नंबर पास करेंगे। करेक्ट, हम इसे पास करेंगे ट्रेन का नंबर एज एन आर्गुमेंट। अब आप अपना स्ट्रक्चर याद करिए, आपने ट्रेन नंबर को क्या इंटीजर बना रखा है? नहीं ना, आपने ट्रेन नंबर को भी तो कैरेक्टर का एरे बनाया हुआ है। तो फिर आप में से कुछ लोग आर्गुमेंट टाइप इंट कैसे लिख सकते हैं? आर्गुमेंट टाइप क्या होगी इसकी? कैर पॉइंटर। टिकट का नंबर इंटीजर है, ट्रेन का नंबर इंटीजर नहीं है हमारे यहाँ। ये हो जाएगा वॉइड, यहां हो जाएगा फंक्शन का नाम व्यू अंडरस्कोर बुकिंग्स। तो ये हमें देगा ट्रेन की सारी बुकिंग, आर्गुमेंट टाइप कैर पॉइंटर। समझ आ रहा है कैर पॉइंटर क्यों होगा? वेरी गुड। कैर पॉइंटर इसलिए होगा क्योंकि हम इसे पास करेंगे ट्रेन का नंबर। ट्रेन का नंबर कैरेक्टर का एरे है, तो जब कैरेक्टर का एरे पास होगा तो बेस एड्रेस पास होगा। जब बेस एड्रेस पास होगा तो आपको रिसीव पॉइंटर में करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ कैर स्टार लगाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ो। चलिए अब आ जाइए नाइन्थ फंक्शन कैंसिल करने वाला फंक्शन है। हम इसे पास करेंगे टिकट का नंबर, ये टिकट कैंसिल करेगा। टिकट कैंसिल का मतलब समझ रहे हैं? फाइल से टिकट की एंट्री डिलीट करेगा। फाइल से टिकट की एंट्री डिलीट करेगा। वो आपको मैंने अभी नहीं सिखाया, वो हम प्रोजेक्ट में सीखेंगे कि फाइल में डिलीशन कैसे करते हैं। हमने फाइल में ऐड करना सीखा है, फाइल में एडिट करना सीखा है, डिलीट नहीं सीखा है। तो हम आगे देखेंगे फाइल में डिलीशन कैसे होता है। अभी के लिए सुन लीजिए ध्यान से, ये फंक्शन टिकट नंबर लेगा, उस टिकट को कैंसिल करेगा। अगर टिकट कैंसिल हो गया तो रिटर्न करेगा 1, नहीं हो पाया तो रिटर्न करेगा 0। शाबाश, बहुत ही सिंपल फंक्शन है ये। देगा भी इंटीजर, लेगा भी आपसे इंटीजर। तो ये हो जाएगा कैंसिल अंडरस्कोर टिकट और इसकी आर्गुमेंट टाइप भी होगी इंटीजर। परफेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट है कैंसिल ट्रेन। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी रीजन से पूरी ट्रेन ही कैंसिल हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। साल 2020 इसका जीता जागता उदाहरण था। कई बार ट्रेनें कैंसिल हुई, कई ट्रेनें कैंसिल हुई। ठीक है, इस समय भी कई ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं ड्यू टू फॉग, ड्यू टू सो मेनी रीजंस। तो हमें एक फंक्शन बनाना है जिस फंक्शन को हम पास करेंगे ट्रेन का नंबर और वो उस ट्रेन को कैंसिल कर देगा। टिकट का नंबर कैरेक्टर पॉइंटर कहाँ है स्वाति? चेक करो ध्यान से, टिकट का नंबर कैरेक्टर पॉइंटर कहाँ है? स्ट्रक्चर में देखो जाकर, ये रहा टिकट नंबर इंटीजर है, ट्रेन का नंबर कैरेक्टर पॉइंटर है, कैरेक्टर एरे है। राइट, तो सुन तो लीजिए पूरा ध्यान से, आप रिटर्न टाइप वॉइड कैसे रख रहे हैं? अगर कैंसिल हो गई, ट्रेन कैंसिल हो गई तो ये रिटर्न करेगा हमें 1, नहीं हो पाई तो रिटर्न करेगा 0। वेरी गुड, हम इसे पास करेंगे, ये रिटर्न करेगा हमें इंट, नाम होगा फंक्शन का कैंसिल ट्रेन, आर्ग्यूमेंट टाइप इसकी होगी कैरेक्टर पॉइंटर। समझ आया इतना सबको? ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, जो सबसे मिनिमम कोड था, जिसमें सिर्फ हमने, हाँ फाइल सारी बाइनरी मोड में खुलेंगी, सिर्फ हमने अपनी तरफ से इतना सा काम करा है कि फंक्शंस करे हैं डिक्लेयर। सब लोग समझ रहे हैं? ठीक है, अब एक और चीज जो आपको करनी है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं
तो आपको कोड ब्लॉक्स एक कंसोल विंडो देता है ना, कंसोल विंडो। इसकी सेटिंग्स अब आपको थोड़ी सी बदलनी है, इसकी सेटिंग्स आपको थोड़ी सी बदलनी है। जो मैं कर रहा हूं वही सेटिंग्स आप करेंगे। क्यों सेटिंग्स बदलनी है उसका कारण बता दे रहा हूं। मैं स्क्रीन पे जब टेक्स्ट प्रिंट करूंगा तो कोऑर्डिनेट्स यूज करूंगा, राइट। और मेरे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ऐसे होंगे ताकि हमें टेक्स्ट सेंटर पे दिखे। अब टेक्स्ट सेंटर पे दिखने के लिए स्क्रीन की साइज का प्रॉपरली सेट होना जरूरी है ना, वरना टेक्स्ट हर बार कहीं ना कहीं भागेगा। ओके, तो आप जब प्रोग्राम रन करें तो राइट क्लिक करें अपनी विंडो पे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएं और आपको यहाँ पर दो चीजें चेंज करनी है। ठीक है, मैं चेंज कर चुका हूं, आपके में चेंज नहीं हुआ होगा तो कुछ और आ रहा होगा। सबसे पहले फॉन्ट में जाकर साइज सेलेक्ट कर लीजिएगा 24 और फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा ल्यूकिडा कंसोल। इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग। क्या करा मैंने कुछ नहीं करा, मैंने मेन को रन करा। मेन में कुछ नहीं है ना, लेकिन प्रोग्राम तो रन हो जाएगा ना। तो मैंने प्रोग्राम रन करा, बिना रन करे कंसोल विंडो नहीं आएगी। तो मैंने प्रोग्राम रन करा तो ये कंसोल विंडो आई। कंसोल विंडो पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में गया, प्रॉपर्टीज में जाकर फॉन्ट पे क्लिक करा। ठीक है, यहां साइज सेलेक्ट करनी है आपको 24 और फॉन्ट सेलेक्ट करना है ल्यूकिडा कंसोल। कर लिया हो तो डन लिखिए। कर लिया। अब आप आ जाइए लेआउट पे। लेआउट में आपको विंडो साइज दिख रही होगी, दिख रही है? लेआउट में आपको विंडो साइज दिख रही होगी, दिख रही है? उसे 80/25 कर ले। हाँ, ये परमानेंट हो जाएगा नम्रता, ये परमानेंट हो जाएगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा आपको। आप विंडो साइज आपको वहां पे 100 से ऊपर दिख रहा होगा, 130 कुछ दिख रहा होगा, ऐसा है? उसको 80 कर लीजिए, फिर चेंज करना हो फिर आके चेंज कर दीजिए, उसमें क्या है? ऐसा थोड़ी है कि ये दोबारा चेंज नहीं हो सकता। वापस आइए प्रॉपर्टी में, चेंज कर दीजिए, विड्थ कर लीजिए 80, हाइट कर लीजिए 25। हम वही स्क्रीन साइज ले रहे हैं जो स्टैंडर्ड स्क्रीन साइज कंसोल की होती है। स्टैंडर्ड स्क्रीन साइज कंसोल की यही होती है ना, 80x25, सुना होगा सी में आपने। तो वही स्क्रीन साइज कंसोल की मैंने सेट कर दी है वापस। ओके, तो ये स्क्रीन साइज कहां सेट करनी है? ऊपर नीचे कहीं और नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। यहां करना है विंडो साइज में। ना विंडो पोजीशन बदल देना, ना स्क्रीन बफर बदलना है, विंडो साइज बदलना है। देख रहे हैं सब लोग? आर यू एबल टू सी क्या चेंज हो रहा है? विंडो साइज, इसे बदलना है, नथिंग एल्स। ठीक है, यस, विड्थ एंड हाइट बदलनी है, कुछ और मत बदल दीजिएगा। लेफ्ट टॉप या स्क्रीन बफर की विड्थ हाइट ये नहीं बदलनी है। हो गया? क्लियर हो गया? चलिए, अब आपको छोटा सा टास्क दे दूं, आपको एक छोटा सा टास्क दे दूं, राइट। अब आपका काम है कोड एंटर चॉइस का डिफाइन करना। एंटर चॉइस फंक्शन को बनाइएगा और ऐसे बनाइएगा कि जब भी एंटर चॉइस कॉल हो वो स्क्रीन के ऊपर हमें ये प्रिंट करके दे। क्या प्रिंट करके दे? पूरा मेन्यू सिस्टम बन जाएगा, पूरा मेन्यू सिस्टम प्रिंट करके दे, बन जाएगा, राइट। तो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं दिखा दूं। मुझे ये आउटपुट चाहिए, ये आपको बना के लाना है, बना लेंगे? ये स्क्रीन बनानी है आपको, और ये स्क्रीन कौन से फंक्शन से आ रही है? ये आ रही है एंटर चॉइस से। तो आपका आज का पहला होमवर्क ये स्क्रीन है। हाँ, मैं वर्ड फाइल शेयर कर दूंगा, मैं वर्ड फाइल शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं इसकी स्टार्टिंग की सूडो कोड भी शेयर कर दूंगा कि एंटर चॉइस में आपको क्या करना है। बस आपको सूडो कोड को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, राइट। तो ये आपको करना है, कल अपन यहां से कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके,
स्क्रीनशॉट्स हैं ना कोडिंग के अंदर? ठीक है, प्रोग्राम कौन से सेंड कर दूं सौरभ? प्रोग्राम तो आज कुछ हुए ही नहीं। प्रोग्राम कौन से हुए? ठीक है, एक्सटर्न वाला। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं सेम टाइम।